हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला में। जैसा कि आज हम लोग क्लास 11th की जर्नी शुरू कर रहे हैं, जिसमें बात करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो 11th क्लास की जर्नी बायोलॉजी की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर चैप्टर में देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यानी ये जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ये दोनों यानी क्लास 11th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे नीट एस्पिरेंट यानी नीट का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी मायने रखता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास 11th का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन देखते हैं बायोलॉजी का। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी कहते किसको, यानी हम लोग बायोलॉजी तो स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी का चैप्टर तो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये तो पहले पता होना चाहिए ना कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, ये जो बायोलॉजी है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बायोलॉजी कितने ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है? दो ग्रीक वर्ड से ये मिलकर बायोलॉजी का टर्म बना हुआ है, जिसमें से एक का नाम है बायो और दूसरे का नाम है लोगस। ठीक है, लोगस का मतलब होता है स्टडी और बेसिकली बायो का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? लाइफ। यानी सिंपली कह सकते हो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ के बारे में, उसके जीवन काल, उसके जीवन चक्र के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई बायोलॉजी का बेसिकली डिफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? यानी कह सकते हो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science that we study about a study of life। यानी हमने आपको क्या सिखाया कि बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है किसका? साइंस का, और जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? लाइफ के बारे में। यानी बेसिकली इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा फोकस आउट करेंगे। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यहां तक सभी को क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे एक टर्म हम लोग क्या देख रहे हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई सब हम लोग देंगे। ठीक है ना, आप लोग बस इसको अच्छे से समझिए। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो उनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इनका नमन करना ऐसा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इनको हम लोग जीव विज्ञान का जनक मानते हैं और कहीं ना कहीं बायोलॉजी में बहुत सारा लॉ प्रिंसिपल इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अरस्तु। जैसे देखते हो बहुत लोग का 1 2 3 नाम होता है। ठीक है, एक नाम जो उसको लोग प्यार से बोलते हैं, कुछ लोग स्कूल में भी नाम रख देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका एरिस्टोटल का नाम अरस्तु था। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो आगे हम लोग देख रहे हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का हम लोग शाखा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का बेसिकली 2 ब्रांचेज होता है। ठीक है, बायोलॉजी का बेसिकली 2 ब्रांचेज होता है। एक को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? जूलॉजी बोलते हैं, और सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोटनी। एक को बोलते हैं जूलॉजी और एक को क्या बोलते हैं? बोटनी। यहाँ पे देखो स्पष्ट है, जू का मतलब क्या होता है? सभी को पता है भाई मेरे, जू का मतलब जानवर होता है, यानी स्टडी। लॉजी का मतलब स्टडी पता है। जब हम लोग एनिमल का स्टडी पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे लोग बेसिकली कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल। क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल। हम लोग भी तो भाई जानवर ही ना है, लेकिन अंतर क्या है कि जंगल में नहीं रह के समाज में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है ह्यूमन बीइंग्स इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, तो जूलॉजी का मतलब होता है जानवर, यानी स्टडी ऑफ एनिमल। जब हम लोग एनिमल का स्टडी करेंगे तो बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। और जब हम लोग बोटनी यानी स्टडी ऑफ प्लांट, यानी जब हम लोग स्टडी करेंगे किसका? प्लांट का। जब हम लोग प्लांट का स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे बोटनी। अब जरा सोच के बताओ, इस लाइफ का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ है तो 2 ही चीज का तो लाइफ होता है ना, एक प्लांट का, दूसरा किसका? एनिमल का। इसको छोड़ के धरती पे कुछ नहीं है, इसको छोड़ के धरती पे कुछ है ही नहीं। अब जैसे बैक्टीरिया के बारे में बात करोगे तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तो ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। आप पढ़े होगे, अगर आप सेल चैप्टर पढ़े होगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि अगर प्लांट है तो उसके आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल बोलते हैं
और अगर एनिमल है तो उसके आउटर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन भाई मेरे बैक्टीरिया के पास तो दोनों होता है, सेल वाल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तो कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे हम लोग लेके चलेंगे इस चैप्टर के अंदर कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब, क्यों, कैसे का जवाब आपको इस चैनल पे मिलेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का आपको स्टडी कराया जाता हो। तो बोटनी में हम लोग क्या बात करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट। अब हम लोग देखते हैं जूलॉजी के फादर कौन है। तो जो फादर बायोलॉजी के वही फादर जूलॉजी के कौन है, एरिस्टोटल साहब, ठीक है ना, एरिस्टोटल, या इन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे, अरस्तु, ठीक है। और अगर बात करेंगे हम लोग बोटनी, तो बोटनी के फादर कौन है, थियोप्रास्टस, थियोप्रास्टस, ठीक है ना। तो बोटनी के फादर है थियोप्रास्टस और जूलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल। तो अब कहीं ना कहीं अगर जर्नी बायोलॉजी की शुरू कर रहे हो तो आप एक काम करो, नोट्स बनाना भी शुरू कर लेना और यहाँ से हम लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेंगे। और ये जो आपका वीडियो बनने जा रहा है ये वन शॉट रिवीजन है, यानी क्लास 11th के लिए एक कंप्लीट वीडियो में एक चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि अगर जो बच्चे 9th क्लासेस के हैं वो 9th क्लास के बिगिनर ये चीजों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 9th क्लास के लिए बेसिक चीज काफी मायने रखता है। 9th क्लास की चीजें 11 से मैच करता है और 10th क्लास की चीजें 12 से मैच करता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको बेहद ध्यान रखेंगे, आशा करते हैं। तो बायोलॉजी का बेसिक स्टडी हम लोग सीख गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ओवरव्यू, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई, चैप्टर ओवरव्यू। देखो चैप्टर ओवरव्यू का मतलब क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ाई कर लो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, इनफैक्ट इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी पढ़ाई करो, तो सबसे पहले आप चैप्टर का ओवरव्यू निकालो कि उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समराइज देख लो। फिर आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चैप्टर का कमर आधा ऐसे ही टूट जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर था, तो चैप्टर हम लोग का था द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा चैप्टर था, द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ना भाई कि इस द लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन सा टॉपिक है, मेन कौन कौन सा टॉपिक है, यानी इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू। अगर आप कभी भी किसी भी चैप्टर का स्टडी कर रहे हो तो एक बार आप माइंड मैप जरूर बनाना, चैप्टर का ओवरव्यू जरूर बनाना, इससे आपका चैप्टर काफी हद तक आसान हो जाती है। ये हमारा पॉइंट आप लोग रिमेंबर रखेंगे। तो इस चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीज मेन पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है लिविंग के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ना है, लिविंग, यानी किसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो लिविंग रहने के लिए क्या क्या चीजों को मैनेज करना पड़ता है, क्या क्या चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले लोग देखेंगे इस चैप्टर में लिविंग होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अब ऐसा नहीं कि अगर कोई बोल रहा है नहीं कि वो बंदा ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है तो लिविंग है। अरे यार पहाड़ भी ग्रोथ कर रहा है, पहाड़ भी ग्रोथ कर रहा है। बालू का जो टिल्ला होता है उसको छोड़ोगे तो वो भी लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो क्या वो लिविंग हो गया, नहीं ना। तो अलग अलग चीज हम लोग जानेंगे, लिविंग के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या क्या सिचुएशन है कि वो चीजें लिविंग होगी। जैसे ग्रोथ, ग्रोथ में भी इंटरनल ग्रोथ। अगर कोई बोल रहा है ना कि देखो हम उसको देखे थे 3 साल पहले वो छोटा था, आज 6-7 साल बाद उसको देख रहे हैं तो बढ़ गया, तो कोई कहेगा नहीं इसका बाहर से ग्रोथ हुआ है, जी नहीं। अगर वो देखने में आपको बड़ा लग रहा है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल की संख्या बढ़ा है, साइज बढ़ा है। तो उसको जब नंबर ऑफ सेल और साइज बढ़ता है तो उसको हम लोग इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग होते हैं उसमें इंटरनल ग्रोथ होता है और जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। जैसे पहाड़, पहाड़ के अंदर सेल नहीं है लेकिन वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे केदारनाथ जाओ या कहीं और जगह जाओ जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है तो देखना पहाड़ भी बढ़ता है, तो क्या पहाड़ को लिविंग बोलेंगे, वो रिप्रोडक्शन करता है, नहीं ना। तो वहां पे क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। तो हम लोग सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करने वाले इस वन शॉट रिवीजन में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिविंग के लिए क्या क्या शर्त है। तो लिविंग के लिए मेटाबॉलिज्म होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, कंसिक्नेस होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद
सेंसिंग विद इन्वायरमेंट होता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली होता है, न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, बहुत सारा प्रोसेस है। और हम लोग देखेंगे सारे में एक्सेप्शनल भी है। हम लोग देखेंगे कि लिविंग होने के लिए क्या क्या शर्त है। अब हम लोग सेकेंड जब टॉपिक इसमें स्टडी करेंगे लिविंग के बाद, तो सेकेंड जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी। क्या नाम है? टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। भाई क्लास 9th वाले बंदे तो जान लो कि टैक्सोनॉमी आपके 9th में आने जा रहा है एग्जाम में, पक्का है। 2 या 3 नंबर इसे मान लो कि टैक्सोनॉमी कहते किसको है। 11th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम लोग जान लेंगे कि कौन लिविंग, हाँ एक चीज और, जो लिविंग होते हैं ना उनको आप बायोटिक बोलना, और जो नॉन लिविंग है उनको क्या बोलना? एबायोटिक। जैसे हमारे पास एक मार्कर है, एक पेन है, डेट मीन्स ये नॉन लिविंग ना, तो इसको बोलना एबायोटिक। हम लिविंग ना, डेट मीन्स बायोटिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का 2 कंपोनेंट, जो लिविंग होगा वो बायोटिक, जो नॉन लिविंग होगा उसको क्या कहेंगे? एबायोटिक। साइड में आप कहीं लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बताया, अभी हम चैप्टर का ओवरव्यू कर रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिविंग के बारे में बात करेंगे हम लोग, देन आगे बढ़ेंगे तो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। क्या होता है टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन। तीसरा नोमेनक्लेचर। जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है, जैसे मान लो कि हमको जैसे हमको जानना है कि शीर्षासुरी कहाँ है, तो सबको पता है कि शीर्षासुरी सासाराम में है। शीर्षासुरी टॉम कहाँ है? सासाराम में। तो हम लोग सबसे पहले इंडिया का बात करेंगे, इंडिया के बाद बिहार का बात करेंगे, बिहार के बाद रोहतास का बात करेंगे, सासाराम का बात करेंगे। तो हमको वहां तक पहुंचना, तो हमने क्या किया? चीजों को क्लासिफाइड किया, चीजों को बांटते गया। और जितना भी किसी चीज को हम लोग बांटेंगे ना, क्लासिफाइड करेंगे, उतना ही बेहतर है। अब आपको एग्जांपल बता रहे हैं, एक घर में, ठीक है, जनरल लाइफ से इसको हम जोड़ रहे हैं, एक घर में 4 भाई, ठीक है ना। अब 4 भाई में चारों भाई का शादी हो गया, तो जो बड़ा वाला भाई की औरत आती है ना, वो थोड़ा सा समझदार होती है, और जो छोटे वाला भाई की औरत आती है वो ज्यादा झगड़ालू होती है। तो सबको तो मैनेज करना है। अब बताओ, धीरे धीरे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा, बच्चे तो उनके घर में लगातार बढ़ते रहेंगे ना, तो आगे का कहानी दिक्कत होगा। तो कहीं ना कहीं अगर उस परिवार को खुशी बेस्ट मेंटेन करना है, खुश रहना है, तो कहीं ना कहीं भाई को क्या होना पड़ेगा? अलग होना पड़ता है, बंटवारा होना, डेट मीन्स क्लासिफिकेशन। तो किसी चीज का हम लोग बंटवारा क्यों करते हैं? कि ताकि किसी चीज के बारे में हम अच्छे से समझ सके, अच्छे से जान सके। तो जब हम लोग किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो चीज और भी आसान हो जाता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, रिकॉर्ड भी लंबे समय तक रहता है। तो ये सब चीज के बारे में हम जिक्र करेंगे अभी, ठीक है ना। अगला बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन। अगर हम किसी चीज के बारे में जान रहे हैं तो उसके बारे में जानो, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करो क्या क्या चीज है, उसके बारे में हर तरीके, हर कोशिश करो जानने के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग जानेंगे टैक्सोनॉमी में। दूसरा नोमेनक्लेचर, जैसे हम लोग अपने क्या कहते हैं? डॉग, कोई कहता है कुत्ता, अगर वही जाओगे बंगाल में तो लोग उसको क्या कहते हैं? कुकुर। तो कहने का मतलब नाम अलग अलग है ना। अब जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, कोई आदमी बोलता है, कोई पुरुष बोलता है, साइंटिस्ट इसको क्या कहेगा? होमो सैपियंस। फ्रॉग हो गया, उसको लोग मेढक बोलते हैं, साइंटिस्ट उसको क्या बोलेगा? राना टिग्राना। कहने का मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आप लोग धरती पे देख रहे हो ना, सारा ऑर्गेनिज्म का 2-3 नाम होता है, ठीक है। एक नाम साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम को ही बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब एक ऐसा नाम जो साइंटिस्ट ने दिया हो, और वो सारे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में वो नाम प्रचलित है। अब जैसे साइंटिस्ट को कहोगे कि वो आदमी का तबीयत खराब है, तो वो आदमी मर जाएगा, लेकिन साइंटिस्ट को पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। साइंटिस्ट को आदमी नहीं बोलना है, साइंटिस्ट को क्या बोलना है? होमो सेपियंस। क्योंकि हर देश के लोग होमो सेपियंस समझते हैं, वो एक कॉमन टर्म हो गया। तो होमो सेपियंस जो है वो ह्यूमन बींग्स का नोमेनक्लेचर फॉर्म है, नामकरण है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है साइंटिफिक नेम जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। अगर हम होमो सेपियंस बोल रहे हैं तो चाइना में भी जाएंगे तो होमो सेपियंस का मतलब लोग समझेगा, वेस्ट इंडीज में भी जाएंगे, इजराइल में भी जाएंगे, इटली में भी जाएंगे, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जाएंगे तो लोग समझेगा कि होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है, वो समझेगा कि मनुष्य है। क्यों? क्योंकि वो एक साइंटिफिक नेम है। तो हम लोग इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर के भी बारे में बात करेंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या बताएं? एक वैसा नामकरण जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। अब बताइए
कि बहुत सारी चीज का एक लोकल स्तर पे नाम होता है, एक कॉमन नाम होता है, और एक ऐसा नाम जो पूरे वर्ल्ड उसको जानते हैं, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम, दैट मींस नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे हम लोग खाते हैं ना सहजन, उसे लोग सिटी बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग जगह पे नाम उसका अलग अलग है, तो दैट मींस कॉमन या लोकल नेम। ठीक है ना, तो हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग इस तीनों के बारे में बात करेंगे ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी, और इसी टैक्सोनॉमी को सिस्टम वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी आपको भाई मेरे क्या क्लियर हुआ? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी डील्स विद स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनोगे समझोगे। टैक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? क्लासिफिकेशन के बारे में, बंटवारा। ठीक है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में पहचान, और तीसरा नोमेनक्लेचर, नामकरण। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर इन तीन चीज का स्टडी करेंगे दैट मींस टैक्सोनॉमी, और ये चीज हम लोग सिस्टमैटिक वाइज पढ़ेंगे। जब ये हम लोग का चीज खत्म हो जाएगा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सबको ओवरव्यू शॉर्ट कर रहे हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एंड कैटेगरीज। ठीक है, कलर मैं चेंज करता हूं। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी, क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी एंड कैटेगरीज। क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी एंड कैटेगरीज पढ़ेंगे। अब इस टैक्सोनॉमी एंड कैटेगरीज में क्या है कि जितने भी टैक्सोनॉमिकल हायरार्कियल ग्रुप हैं, जितने भी टैक्सोनॉमिकल हायरार्कियल ग्रुप हैं, उनका हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे किंगडम, फिर सेकंड में आएगा फाइलम और डिवीजन। फाइलम का मतलब प्लांट, डिवीजन का मतलब एनिमल। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यानी ये सारा जितना भी हायरार्कियल ग्रुप है हम लोग इसको ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है? किंगडम, सबसे टॉप में होता है किंगडम। अगर कोई आपसे पूछेगा कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्कियल में सबसे टॉप पार्ट पे क्या आता है, तो आपको बोलना होगा किंगडम, और सबसे लोअर पार्ट पे क्या आता है तो हम लोग बोलेंगे स्पीशीज। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, ये सारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है। देन अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर पढ़ेंगे हम लोग टैक्सोनोमिक एक्ट्स। फिर क्या पढ़ेंगे भाई मेरे? टैक्सोनोमिक एक्ट्स। टैक्सोनोमिक एक्ट्स का मतलब क्या है कि टैक्सोनॉमी तो काफी डीपली है ना, तो टैक्सोनॉमी को समझने के लिए कुछ एड्स, मतलब कुछ हेल्पिंग मिलता है, कोई ऐसा चीज होता है जो टैक्सोनॉमी को आसानी से समझा दे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। टैक्सोनॉमिक एक्ट्स में अभी हम बात करेंगे हर्बेरियम का, म्यूजियम का, बोटेनिकल गार्डन का, जू का, ठीक है, इंसेक्ट बॉक्स का। ठीक है, तो ये सारा हम लोग टैक्सोनॉमिक एक्ट्स में पढ़ेंगे, जिससे टैक्सोनॉमी को समझने के लिए काफी आसान रूल आपको मिल जाएगा। जैसे हम लोग का ये खत्म होगा, फिर हम लोग आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे हम लोग स्टडी करेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। किसी भी जैसे मैंगो का नाम सुने हो, तो मैंगो को साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीफेरा इंडिका, दो का नाम हुआ ना, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर का रिव्यू है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल से एक एक टॉपिक के बारे में स्टडी करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक एक टॉपिक को, थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखते हैं। ठीक है ना, तो पहला टॉपिक हम लोग क्या लिए? व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। चलिए इसके बारे में अब हम लोग जिक्र करते हैं। यानी हम लोग चैप्टर का रिव्यू देख लिए, यानी क्या क्या चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग यहां से पूरा डिटेल में लेकर चलेंगे, और ये आज का जो वीडियो बन रहा है ना, वो कंप्लीटली वन शॉट रिवीजन है, यानी एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर आने जा रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करेंगे लिविंग किसको कहेंगे। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होंगे, वो फॉलोइंग फैक्टर के ऊपर काम करेंगे। पहला चीज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, सबके बारे में डिटेल लेके चलेंगे। सेकेंड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या करते हैं भाई मेरे? मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे? सेंसिंग विथ इन्वायरमेंट। क्या करेंगे? सेंसिंग विथ इन्वायरमेंट। सेंसिंग विथ क्या करेंगे? इन्वायरमेंट करेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे? सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग करेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली,
रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, इतना चीज तो हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, जगह नहीं रहने के कारण हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, एक्सक्रेशन। यानी ये फॉलोइंग फैक्टर है कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ तो बताया ना, अभी इसको हम डिटेल में लेके चलेंगे। ग्रोथ दो प्रकार का होता है, एक मैंने क्या बोला था, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल ग्रोथ करता है। अगर हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, हमारा साइज बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ सेल अंदर से बढ़ रहा है, साइज अंदर से बढ़ रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होता है, इंटरनल, ठीक है ना। और ग्रोथ एक्सटर्नल भी होता है। जैसे पहाड़ को देखोगे तो पहाड़ धीरे धीरे ऊपर ऊपर एक के ऊपर एक लेयर ऐसे से बढ़ते जाता है, तो ग्रोथ तो वहां पे भी हो रहा है। तो क्या आप वहां को लिविंग बोल दोगे, नहीं ना, तो उसका आप लिविंग नहीं बोलना। तो ग्रोथ दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ लिविंग में होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग में होता है, ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि मान लो कि एक औरत है, एक आदमी है, तो भेड़ बकरी को तो जन्म देगी नहीं। तो औरत और आदमी अपने ही जैसा सेम काइंड के ही स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ही जैसा इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, दैट मींस उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, हंसना, रोना, इमोशनल होना, डांस करना, नाचना, गाना, क्या है इमोशनल, ये सब चीज क्या है, पसीना छूटना, ये क्या है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, यानी आप जितने भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके अंदर जितने भी एक्शन हो रहा है, आप जितने भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, दैट मींस मेटाबॉलिज्म। अगर कोई पूछेगा मेटाबॉलिज्म क्या है, तो द केमिकल रिएक्शन विच आर अकर इनसाइड द बॉडी, मतलब आपके बॉडी के अंदर जो सेल है उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट मींस मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक का नाम है कैथाबॉलिक, एक का नाम है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब कैट का मतलब बिल्ली क्या करती है, काटती है। तो कोई भी चीज अगर टूट के एनर्जी मिल रहा है कैटाबॉलिक, जुड़ के एनर्जी मिलता है एनाबॉलिक। तो दो प्रकार का मेटाबॉलिज्म होता है, एक का नाम है कैटाबॉलिक और एक का नाम है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में कोई भी चीज टूट के एनर्जी मिलता है। तो सोच के बताओ ना बाबू, न्यूट्रिशन क्या होगा। तो न्यूट्रिशन में फूड को हम लोग तोड़ते हैं तब एनर्जी मिलता है, तो न्यूट्रिशन को हम लोग कह सकते हैं कैटाबॉलिक। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, सब चीज जुड़ता है, CO2, ठीक है, उसके बाद सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज मिलता है तब बनता है ग्लूकोज, दैट मींस एनाबॉलिक। तो जहां पे कोई चीज जुट के एनर्जी मिलता है एनाबॉलिक, और एक बड़ा चीज टूट के मिलता है, दैट मींस कैटाबॉलिक। कैटा का मतलब बिल्ली क्या करेगी, काटेगी का मतलब टूटेगा। तो मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आ गया क्या, कि वैसा केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर सेल में होता है, दैट मींस मेटाबॉलिज्म। अगला, सेंसिंग विद इन्वायरमेंट। अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को सेंस करता है, इन्वायरमेंट में जो भी घटना हो रहा है उसको वो देख रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ किसमें क्षमता होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल को कह देंगे बताओ उसको तुमको ठंडा लग रहा है गर्मी, तो उसको कभी महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि वो लिविंग नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट को सेंस कहां से करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक और कैपेसिटी होती है, कोई इन्वायरमेंट को सेंस करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग। हमको ठंडा लग रहा है तो हम कुछ काम करेंगे, गर्मी लग रहा है कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी नॉन लिविंग है, आपके मोबाइल को ठंडा लगेगा तो क्या उसको तुम चादर ओढ़ा पाओगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमको ठंडा लग रहा है कि गर्मी, क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के पास सेल्फ रेगुलेट करने की क्षमता नहीं होती है। अगर कहीं ना कहीं कोई आपको ऐसे कर दिया तो मतलब आपको लगता है कि कोई ऐसे मार रहा है, तुरंत ये बंद हो जाता है। क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग। आप अपने आप को रेगुलेट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। तो ये बाबू खास बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सेल्फ रेगुलेट करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं। अगला, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है। अगर तुमको कोई बोल दिया, तो आज के समय में तो कोई बच्चा गांधी जी है नहीं कि कोई कुछ बोल दिया ऐसे करके सुन लेगा, कोई कुछ बोल दिया सुनेगा कम, धराएगा ज्यादा। कहने का मतलब क्या कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तुरंत एक्शन टू रिएक्शन, सब न्यूटन के लॉ को काम कर रहा है आज। आप उन्हें से बोलिए हमने सबको धरा है, तो कहने का मतलब क्या, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब क्या कि आप अपने मोबाइल को इससे पीट दोगे, कुछ करने वाला है नहीं,
क्योंकि वो नॉन लिविंग है। लेकिन अगर वही तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ बोल दोगे तो गांधी जी बन के रहेगा नहीं। कुछ अगर तुम बोलोगे, गलती से 2 बात बोल दिए तो तुमको पूरा बातें सुना के रख देगी। और खास करके लड़की से कुछ बोलोगे ना तो तुमको पूरा एकदम इतना भर देगी ना कि तुम्हारा दिमाग एकदम सबकॉन्शियस में चल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या सीखे, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब क्या कि घटना चेंज होना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सिचुएशन चेंज होना। तो ये चीज कौन गेस कर पाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला न्यूट्रिशन, ठीक है, मोबाइल रसगुल्ला नहीं खाएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रसगुल्ला नहीं खाएंगे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दोगे तो वो रसगुल्ला खा लेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनके पास एक फिक्स्ड पार्ट है, यहाँ से तो नहीं जाएगा, यहीं से जाएगा। क्यों, क्योंकि वो होलोजोइक है और जितने भी होलोजोइक होते हैं उनका एक फिक्स्ड पार्ट होता है जिसके थ्रू वो फूड को इंटर करते हैं, जिसको हम लोग होलोजोइक बोलते हैं। जितने भी लिविंग है वो क्या करते हैं, एक्सक्रेशन, मतलब इतना प्रोसेस को जो फॉलो करेगा वही आपका लिविंग होगा, और इतना प्रोसेस को जो फॉलो नहीं करेगा वो आपका लिविंग नहीं होगा। लेकिन आपके क्लास 11th का एनसीईआरटी क्या बोलता है, क्लास 11th का एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी बोलता है कि वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो जीआरएमसी, मतलब हम इसको समझाते हैं गरम मसाला, ठीक है ना, समझने के लिए ट्रिक याद कर लो, जो जीआरएमसी को फॉलो करेगा एनसीईआरटी कहता है कि वो क्या है, लिविंग है। एनसीईआरटी आपका किताब बोलता है कि जो जीआरएमसी को फॉलो करता है वही आपका लिविंग है। जीआरएमसी का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ को फॉलो करे, रिप्रोडक्शन को फॉलो करे, मेटाबॉलिज्म को फॉलो करे, हाई 3-4 को मिला के क्या हो गया, सी का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। सी का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या, सेल्फ रेगुलेट करना, ठीक है, इन्वायरमेंट के कंडीशन को चेंज करना। तो ये जितना भी चीज होता है वो सारा मिला के हो जाता है क्या, सी का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस। तो गरम मसाला मतलब जीआरएमसी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, और ये बन गया आपका कॉन्सिक्वेंस। एनसीईआरटी कहता है कि अगर जो इस चीज को फॉलो करता है वो क्या है, लिविंग है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सारे एक एक टॉपिक को डिटेल करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। यानी अब हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो किसके बारे में है, ग्रोथ के बारे में। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एक टॉपिक को डिटेल से। यानी हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ग्रोथ। अब ग्रोथ के बारे में डिटेल से एक एक पॉइंट को आप लोग समझिए और देखिए। सबसे पहला बात हम लोग बात करेंगे, जो ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ग्रोथ जो है वो क्या है, एक प्रकार का डिफाइनिंग फीचर है किसका, किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो नो डाउट उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। लेकिन ग्रोथ में भी 2-3 प्रकार होता है ना, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो कैसे हम लोग समझेंगे, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहला मैंने पॉइंट क्या बताया कि ग्रोथ जो है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है। अगर हम लोग को ग्रोथ बात करना होगा किस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। चलिए अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। अगर हमको बात करना होगा ग्रोथ किस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ग्रोथ जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा तो 2 चीज बढ़ेगा। पहला क्या होगा, नंबर ऑफ सेल, और दूसरा साइज ऑफ सेल। अगर हम बताएं कि ग्रोथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखना होगा तो पहला चीज कि सेल का नंबर भी बढ़ता है, दूसरा सेल का साइज भी बढ़ता है, ठीक है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है, अगर किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है तो उसमें सेल का साइज भी बढ़ेगा और सेल का नंबर भी बढ़ेगा, यानी उसमें ग्रोथ हो रहा है किसमें, किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग को देखना है वो क्या है कि ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यानी ग्रोथ को हम लोग यहाँ पे 2 भाग में बांटते हैं, जिसमें से पहला का नाम है इंटरनल ग्रोथ। पहला का क्या नाम है, इंटरनल ग्रोथ, और जो दूसरे का नाम है वो क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ। यानी दूसरे का क्या नाम है, एक्सटर्नल ग्रोथ। अब आइए इसको समझिए। अब सब लोग थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे।
हमने क्या बताया, ग्रोथ तो आपको बता दिया कि ग्रोथ जो है वो एक प्रकार का डिफाइनिंग फीचर है, किसका है, किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ हो रहा है तो उसका सेल का नंबर बढ़ेगा, दूसरा सेल का साइज बढ़ेगा। ग्रोथ को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, जिसमें से एक का नाम है इंटरनल ग्रोथ और एक का क्या नाम है, एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो किस में होगा, तो इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो होता है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इंटरनल ग्रोथ किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और एक्सटर्नल ग्रोथ किस में होता है, तो ये होता है नॉन लिविंग में। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, जैसे अगर कोई भी इंसान या कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर सेल का साइज लगातार बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सेल भी मल्टीप्लीकेट हो रहा है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है कि सेल का संख्या बढ़ता है और सेल का साइज बढ़ता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ कैसा हो रहा है, इंटरनल ग्रोथ। तो इंटरनल ग्रोथ आपको लिखवाएं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। इसके एग्जांपल के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, प्लांट कह सकते हैं। अगला क्या कह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं, प्लांट, ह्यूमन बींग्स, या फिर क्या कह सकते हैं, एनिमल कह सकते हैं। ये जो सारा चीज आप लोग देख रहे हैं वो कौन सा ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ है। अब आप एक्सटर्नल ग्रोथ किसको कहोगे, एक्सटर्नल ग्रोथ किसको कहोगे, तो जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उनमें भी ग्रोथ होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होते हैं वो इंटरनल नहीं होते, वो एक्सटर्नल होते हैं। जैसे जस्ट फॉर वी टेक एग्जांपल सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स देख लो। ठीक है, उसके बाद आप सैंड ड्यून्स देख लो, उसके बाद आप माउंटेन देख लो, माउंटेन। हालांकि इनमें भी ग्रोथ होते हैं। अगर आप बालू है, बालू का टीला देखोगे तो क्या होता है, एक लेयर एक लेयर एक लेयर एक लेयर एक लेयर ऐसे जम जाता है, ऊपर आ जाता है। माउंटेन्स जैसे केदारनाथ, ये सब जगह पहाड़ पे देखने जाओगे तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर आ जाता है। तो ग्रोथ तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें ग्रोथ इंटरनल नहीं हो रहा है, सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है, सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है। इसमें जो ग्रोथ हो रहा है वो कौन सा ग्रोथ हो रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है, एक के ऊपर एक लेयर डिपोजिट हो रहा है। तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन लिविंग। यानी आप यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, इन नॉन लिविंग, इन नॉन लिविंग external growth, in non-living external growth occurs। नॉन लिविंग में कौन सा ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ। तो इसमें क्या होता है, इन आउटसाइड और अपर पोर्शन लेयर इज continuously deposited, लेयर इज कॉन्टिन्यूअसली डिपोजिटेड। अगर हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ का बात करेंगे तो एक्सटर्नल ग्रोथ किस में होता है, नॉन लिविंग में। और नॉन लिविंग में क्या होता है कि एक के ऊपर एक परत जमने लगता है, आने लगता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पे सैंड ड्यून्स, बालू का टीला, और अगला माउंटेन्स बोले। तो ग्रोथ ऐसा मत समझना कि ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग है। लिविंग में ग्रोथ देखना है तो आपको इंटरनल देखना होगा। इंटरनल में क्या होता है कि सेल का साइज और सेल का नंबर बढ़ता है। एक्सटर्नल जो ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ किस में होता है, नॉन लिविंग में। जैसे माउंटेन, उसमें भी तो ग्रोथ हो रहा है, तो क्या आप उसको लिविंग बोल देंगे, नहीं। तो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है किसमें, नॉन लिविंग में, क्योंकि उसके ऊपर आउटसाइड में, अपर में लेयर जो होता है वो क्या होता है, डिपोजिट होता है। ठीक है, तो इंटरनल ग्रोथ लिविंग में और एक्सटर्नल ग्रोथ किस में होता है, नॉन लिविंग में। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद कुछ काम की बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने हम यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और एक ऑर्गेनिज्म आपका कैसा है, मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार का है, एक का नाम है यूनिसेलुलर और एक का क्या नाम है, मल्टी सेलुलर। अगर ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेलुलर है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं, यूनिसेलुलर में ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर में ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है। यूनिसेलुलर में ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर। जबकि मल्टी सेलुलर में अगर बात करेंगे तो ये जो ग्रोथ होता है और ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों सेपरेट टर्म है। ठीक है, ये क्या है आपका, सेपरेट टर्म, रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको क्या बोले कि यूनिसेलुलर में ग्रोथ या रिप्रोडक्शन, और अगर हम लोग मल्टी सेलुलर का बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग होता है। ठीक है ना,
यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या बोले कि अगर ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेलुलर है तो उसमें ग्रोथ कहो या रिप्रोडक्शन कहो दोनों सिमिलर है, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर बात करेंगे तो इसमें ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों सेपरेट टर्म है। तो कैसे यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर है, एक ही है, और कैसे मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। जस्ट फॉर वी टेक अ एग्जांपल ऑफ अमीबा। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किसका, अमीबा का, यानी सबको पता है कि अमीबा जो है वो एग्जांपल है किसका, तो अमीबा एग्जांपल है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। अमीबा जो है वो एग्जांपल है किसका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो कितने सेल से मिलकर बना होता है, तो वो आपको सिंगल सेल यानी एक सेल से मिलकर बना होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं किसका, अमीबा का, तो अमीबा के पास ये आउटसाइड में एक लेयर होता है यानी फाल्स फीट होता है। इस फाल्स फीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फाल्स फीट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस फाल्स फीट को हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं। इस फाल्स फीट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। इस सीडोपोडिया के हेल्प से, इस सीडोपोडिया के हेल्प से वो क्या करता है, इस प्रकार से वो लोकोमोशन करता है। ये सीडोपोडिया के हेल्प से वो लोकोमोशन करता है, और लोकोमोशन करने के साथ साथ अगर इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, अगर इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर फूड मिल जाता है तो ये सेंस करता है। ये क्या करता है, सेंस करता है, पहचान लेता है कि फूड यहाँ पे है। पहचानने का काम कौन करता है, सीडोपोडिया। तो ये सारा जो सीडोपोडिया फाल्स फीट है इसके पास जाता है, क्या करता है, इसके पास जाता है और इसको जकड़ के अपने बॉडी के अंदर इसको क्या करता है, इनगल्फ करता है। तो जैसे इसको बॉडी के अंदर इनगल्फ किया तो धीरे धीरे इसका साइज जो हो गया ना वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इसका जो साइज है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और फिर कुछ समय ऐसा स्टेज आएगा कि इसका जो साइज है वो ऐसे लड़क जाएगा और लास्टली हम लोग देखेंगे कि ये दो भाग में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पहले था एक अमीबा और फिर क्या होगा आपका, दो, तो दो को हम लोग क्या बोलेंगे, डाउटर अमीबाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउटर अमीबाई बोलेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आप इसको क्या बोलोगे, ग्रोथ बोलोगे कि रिप्रोडक्शन बोलोगे? क्योंकि हमने क्या किया, सिंपली फूड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में लिया, तो बेसिकली ये क्या किया, ग्रोथ किया। लेकिन जैसे ही ग्रोथ किया तो इसका बॉडी डिवाइड हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बाबू आप लोग सीखना, समझना और ध्यान पूर्वक देखना कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिमिलर होता है, दोनों एक ही होता है। और जबकि मल्टी सेलुलर का बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। जैसे हम लोग में क्या होता है, हम लोग खूब खाना खाएंगे तो ये क्या हुआ, हमारे बॉडी का सेल शेप साइज सब इंक्रीज होगा, और फ्यूचर में जब फीमेल पार्टनर के साथ कॉपुलेशन या मीटिंग होगा तो वहां पे वो अपने जैसा यंग वंस को प्रोड्यूस करेगी, तो उस केस में क्या होगा, रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं किस में, मल्टी सेलुलर में, तो इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेपरेट टर्म, बट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिमिलर। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक एग्जांपल है बैक्टीरिया का, यानी यूनिसेलुलर एग्जांपल में आप कह सकते हैं बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है ये कभी भी डाइड नहीं करता, ये मरता नहीं है, अमृतशील है, इमॉर्टल है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। बेसिकली ये अमीबा बताया, अमीबा में ये फाल्स फीट सीडोपोडिया था, इसके हेल्प से ये लोकोमोशन करेगा, जहां फूड मिलेगा उस फूड को सेंस करके फूड की ओर अपनी ओर जाएगा, फूड को अपने बॉडी में इनगल्फ करेगा। तो बहुत सारा वेरियस प्रोसेस होता है ना, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन। तो इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो आएगा जहां पे डिटेल अमीबा के बारे में हम लोग करेंगे। तो बेसिकली ये फूड को अपने अंदर इनगल्फ किया, इसका बॉडी ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के साथ साथ इसका न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ। फिर जब ये भारी हो गया, अब जरा सोचो ना कि कोई भी फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का जब फीमेल प्रेग्नेंट फेज में आती है, जब फीमेल प्रेगनेंसी फेज में आती है, तो उसके बॉडी का मैक्सिमम वेट जो है उसके यूटेरस, उसके ओदर पे चला जाता है। तो उसी प्रकार से जब ये अमीबा है लगातार फूड को अपने अंदर लेगा, ग्रोथ करेगा, तो इसका जो न्यूक्लियस है ये पूरा भारी हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रेग्नेंट फीमेल का पूरा बॉडी का वेट यहाँ पे आ जाता है, ओदर पे आ जाता है, यूटेरस के पास आ जाता है, उसी प्रकार से इस अमीबा का ग्रोथ के बाद मैक्सिमम वेट जो है वो न्यूक्लियस पे आ जाता है। तो न्यूक्लियस भारी हो गया, तो भारी होने के बाद ये हल्का सा लरक जाता है, टूट जाता है, झुल जाता है। तो जैसे ये झूला तो लास्टली अलग जो सेपरेट प्रोसेस होता है, अमीबा जो है डाउटर अमीबाई के रूप में फॉर्म हो गया।
ठीक है, यानी हमने अभी तुरंत आपको क्या बताया, ग्रोथ। एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग समराइज कर ले। ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, मतलब अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। लेकिन शर्त क्या है कि ग्रोथ जो है दो प्रकार का, अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ पता करना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ सेल और दूसरा सेल का साइज, दो चीज। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है उसमें नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ साइज दोनों इंक्रीज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इंटरनल और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। बाकी सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसको देखिए, एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ है, कौन सा, ग्रोथ। अगला हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक, इस टॉपिक का क्या नाम है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रजनन। चलिए, तो जब हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन का, तो एक पॉइंट तो इसको भी लिख लो कि इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। यानी ये जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं में रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसको बेसिकली लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आइए इसको समझिए, हम लोग बात किए बाबू रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पे दो टर्म से ही मिलके बना है। आप लोग अगर ध्यान से देखते होंगे तो री और एक टर्म है प्रोडक्शन, ठीक है। तो री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है जनरेट होना, यानी सिंपली कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, दोबारा प्रोड्यूस होना, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर, दो लोग मिलते हैं तो नया बेबी, नया यंग वंश प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो जो न्यू यंग वंश प्रोड्यूस होता है वो अपने ही जैसा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा रिप्रोडक्शन क्या है, तो बेसिकली क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस। यानी रिप्रोडक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें जो भी नया इंडिविजुअल, नया प्रोजनी या नया ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो अपने ही जैसा होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ आप लोग इसको लिखिए, आप लोग इसको क्या बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल, भाई मेरे न्यू इंडिविजुअल को हम लोग न्यू प्रोजनी या न्यू ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल, प्रोजनी और ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड ऑफ इट्स सेम काइंड। ये बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अपने ही जैसा। कोई भी एक औरत है तो भेड़ बकरी को तो जन्म देगी नहीं, अपने ही जैसा मेल या फीमेल बच्चे को ही जन्म देगी। इसका मतलब क्या हो गया, सेम काइंड्स बोलना जरूरी है। अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस, गलत। ऐसा नहीं है कि नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया तो रिप्रोडक्शन हो गया, अपने ही जैसा होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड ऑफ इट्स ओन काइंड या ऑफ इट्स सेम काइंड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। देन हम लोग जब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का बेसिकली हम लोग दो मोड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर नहीं है, हम लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये दो फॉर्म में होता है, एक को बोलते हैं एसेक्सुअल, एक को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल। अब दोनों को समझो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब ए का मतलब एक, ए का मतलब सिंगल, मतलब जिस रिप्रोडक्शन को करने में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसको कहेंगे एसेक्सुअल, और जिस रिप्रोडक्शन को करने में दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा उसको कहेंगे सेक्सुअल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि हम लोग को प्रोड्यूस करने में दो पार्टनर का योगदान था, एक मेल और दूसरा फीमेल पार्टनर, एक मम्मी एक पापा, क्लियर है। तो हम लोग जो रिप्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे हुए हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं। तो कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन का दो मोड होता है, एक को बोलते हैं एसेक्सुअल, एक को बोलते हैं सेक्सुअल। Asexual reproduction is a mode of reproduction in which new individual are produced by single parent are involved. Asexual reproduction जो है वो रिप्रोडक्शन का मोड है जिसमें जो भी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो कब होगा, जब सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा तब, ठीक है ना। सबको क्लियर हो गया।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रोडक्शन का मोड है। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो कब, जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तब। क्लियर हो गया? तो जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो उसको कहेंगे सेक्सुअल, जब एक रहेंगे तो उसको कहेंगे एसेक्सुअल। एक एग्जांपल के लिए समझ लो, इस धरती पे लड़का लड़की है तभी लड़का को लड़की से अट्रैक्शन और लड़की को लड़का से अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि दो प्रजाति है। अगर सिर्फ लड़का रहता, लड़की नहीं रहती तो अट्रैक्शन नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें एक चीज होता है जिनको बोलते हैं गैमेट्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप किसी से पूछना कि गैमेट्स क्या होता है, बहुत लोग गलत बताएगा। गैमेट्स यानी एसेक्सुअल के पास गैमेट नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास गैमेट होता है। हमारे और आपके पास गैमेट है। गैमेट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। अगर एक लड़का है उसके पास गैमेट नहीं है तो गैमेट किसके पास नहीं होगा? जिसको किसी से अट्रैक्शन नहीं होता होगा। हमने ये नहीं चीज को बोल रखा कि अट्रैक्शन का मतलब किसी लड़की के प्रति, जी नहीं। अट्रैक्शन का मतलब किसी चीज के प्रति, चाहे आप मोबाइल के फोबिक हो सकते हो, चाहे आप किसी मूवी के प्रति, चाहे आप किसी नेचर के प्रति, या फिर किसी एनिमल के प्रति, या फिर किसी लोग के प्रति। मतलब आप में वो कैपेसिटी है ना, आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हो ना, डेट मीन्स आपके पास गैमेट है। तो बॉयज और गर्ल्स, मेल और फीमेल, इनके पास गैमेट है, इसीलिए किसी ना किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि जितने भी एसेक्सुअली हैं वो कभी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो उनमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो भी सेक्सुअल होते हैं वो किसी ना किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो उनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब बेसिकली दोनों के बीच में अंतर देख लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट के कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डबल पेरेंट के कारण। एसेक्सुअल जो है यूनिपेरेंटल, सेक्सुअल जो है वो बाइपेरेंटल। एसेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब एसेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं तो फ्यूजन ऑफ गैमेट भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और जब सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, तभी जाइगोट बनता है और धीरे धीरे बच्चा वो अलग अलग स्टेज में जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी नया इंडिविजुअल होगा, ठीक है, उसको प्रोड्यूस होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस में जो भी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो कम से कम एक लंबे अरसे के बाद, देखते हो ना, 9 महीना के बाद, 8 महीना के बाद, 7 महीना के बाद, ऐसा सीन होता है। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जो भी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जो भी नया इंडिविजुअल होता है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल होता है, जैसे अमीबा के बाद जो डॉक्टर अमीबाई बना, वो लगभग पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। लेकिन हम लोग में देख लो, माँ बाप एकदम शांत और बेटा बेटी 30 बार खा निकल जा रहा है। तो कहने का मतलब कि हम लोग जो है यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जितने भी इंडिविजुअल हो रहे हैं ना, उनमें एक चीज की वो माँ बाप जैसा नहीं मिल रहा, हल्का फुल्का कैरेक्टर मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू जितने भी इंडिविजुअल हो रहे हैं वो आपके जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है? हमने इस चीज के ऊपर फोकस आउट किया। तो अभी हम लोगों ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में डिटेल से देखा। ठीक है? अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हल्का सा एसेक्सुअल के बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं। एसेक्सुअल में वेरियस मोड है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जब स्टडी करेंगे हल्का सा बस देख लो, फिजन है। फिजन में दो आता है, एक को बोलते हैं बाइनरी फिजन, एक को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन पढ़ेंगे तो एग्जांपल इसका क्या आएगा? अमीबा आएगा, पारामीशियम आएगा, ठीक है, यूग्लेना आएगा, क्लामाइडोमोनास आएगा, डाइटोम्स आएगा, ठीक है ना, लेइशमानिया आएगा। तो ये सब आपका बाइनरी फिजन में आता है। ठीक है? एमएफ का मतलब मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बीएफ है तो कहीं और नहीं जाना है, इसका नाम क्या बता है? बाइनरी फिजन। तो एमएफ का मतलब क्या बता है? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में एग्जांपल क्या बता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है आपका? मलेरियल पैरासाइटिक। मलेरियल पैरासाइटिक यानी इसमें जितना भी हम लोग मोड पढ़ेंगे वो क्या है? एसेक्सुअल, यानी उसमें जो भी इंडिविजुअल नया प्रोड्यूस होगा वो कब होगा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने के बाद। फिजन का मतलब होता है टूटना, और फिजन का मतलब होता है जुटना। आप एक पेन ले लो और उसमें से कैप को निकाल दो, डेट मीन्स फिजन, और कैप को लगा दो, डेट मीन्स फ्यूजन। तो फिजन भी दो प्रकार का होता है। हम बहुत शॉर्ट में इसको बता रहे हैं, डिटेल में जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखेंगे। तो फिजन टूटता है दो भाग में,
एक अगर दो भाग में टूटता है तो बाइनरी, दो से अधिक भाग में टूटता है तो मल्टीपल। बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम, जबकि मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जिसको हम लोग मलेरियल पैरासाइटिक बोलते हैं। अगर ये प्लाज्मोडियम हल्का फुल्का भी आपके आरबीसी में चला गया ना तो आपको मलेरिया जैसा घातक रोग हो सकता है। सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल मोड इसका बात करेंगे बॉडिंग, और बॉडिंग का मतलब कि जो भी नया इंडिविजुअल ग्रोथ करता है वो बॉडी के आउटग्रोथ पार्ट से, तो इसमें होता है आपका क्या कह सकते हो, इसमें ईस्ट कह सकते हो। एग्जाम्पल इसका क्या कह सकते हो, हाइड्रा। एग्जाम्पल ही ज्यादा मायने रखता है। तीसरा मोड क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ये सब आप लोग को याद करना होगा, ठीक है ना। चौथा क्या होता है, रीजेनरेशन। पांचवा क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। छठा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में दो बात होता है, एक को बोलते हैं नेचुरल और एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बात करेंगे तो बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स। आर्टिफिशियल का बात करेंगे तो बाय ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग। तो ये चीज आप मत ज्यादा ध्यान दो, बस बेसिकली एक बताए कि ए सेक्सुअल में इतना होता है मोड। ए सेक्सुअल में फिजन, फिजन में दो, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा पैरामीशियम, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम, ठीक है। बर्डिंग का एग्जांपल ईस्ट या हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलना, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। और रीजनरेशन का कोई पूछेगा तो प्लानेरिया, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का कोई पूछेगा तो राइजोपस, मशरूम, ये सब बोल देना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में दो, रूट से, स्टेम से, लीफ से, और अगर आर्टिफिशियल बात करेंगे तो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। तो ये हम लोग बेसिकली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना टाइप को पढ़ना है, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपली ये चीज आपको समझ में आया। अगर हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज के बारे में पढ़ना होगा। पहला किसके बारे में, प्लांट के बारे में, दूसरा एनिमल। एनिमल में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो ये तो आपका सिंपली है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का। अब हम लोग को यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट देखना है वो क्या देखना है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। और सब चीज का एक्सेप्शनल हम लोग को देखते हुए चलना है। तो रिप्रोडक्शन का हम लोग एक्सेप्शनल का बात कर रहे हैं, अपवाद का बात कर रहे हैं, भाई मेरे उस चीज को समझो। आपसे कोई अगर पूछेगा, म्यूल का नाम सुने हो, म्यूल, म्यूल का मतलब होता है खच्चर। म्यूल का मतलब क्या होता है, खच्चर। कोई पूछेगा कि खच्चर कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहला बात कि खच्चर रिप्रोडक्शन से नहीं होता है। अगर कोई आपको ये बात बताता है भाई मेरे कि खच्चर का रिप्रोडक्शन हुआ है, वो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है, खच्चर के मम्मी और खच्चर के पापा मिलकर खच्चर को प्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। खच्चर ये जानवर है, ठीक है, एनिमल है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मैं आपको इसको इसके बारे में डिटेल करता हूं। इसमें होता है, इसमें देखिए खच्चर में आपका बेसिकली क्या होता है, तो खच्चर में आप दो चीज याद रखिएगा। इसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड मतलब सेम प्रजाति के एनिमल को लेके हाइब्रिड करवाया जाता है। उसका उसमें चीज को डाला जाता है, जो भी उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है वो डाला जाता है। जैसे देखते हो अगर मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन हो रहा है, बच्चा प्रोड्यूस नहीं होता है, तो लोग कहता नहीं कि वो बांझपन है, ये वो चीज समस्या, गांव में तो ज्यादा ऐसा होता है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि मेल या फीमेल में अगर प्रॉब्लम होता है तो मेल का स्पर्म, फीमेल का एग, इसको निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और वही टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, और जब बच्चा बन जाता है तो उसी को फिर एक दूसरे जो गरीब औरत होती है उसके पेट में डाल दिया जाता है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और धीरे धीरे वो बच्चा ग्रोथ करता है। जब प्रोड्यूस होता है तो फिर धीरे से दे दिया जाता है। तो ये सब चीज ज्यादातर होता है, बस समझ में आया। उसको हम लोग IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वो कब होता है, जब मेल या फीमेल पार्टनर में दिक्कत होता है तब। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं म्यूल खच्चर के बारे में, तो इसका तो रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसका हाइब्रिड होता है। मेल और फीमेल पार्ट के गैमेट को निकाल के किसी दूसरे चीज में डाल के फिर नया चीज को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड। प्रोडक्शन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मेल और फीमेल पार्टनर इसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो खच्चर बनता कैसे है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि इसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है। इसमें देखिए दो सिमिलर प्रजाति होता है। पहला क्या क्या होता है, तो फीमेल हॉर्स,
कोई आपसे पूछता है तो क्वेश्चन पूछ दो कि हमको सर बताइए तो कि म्यूल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत लोग को नहीं आएगा। ठीक है, फीमेल हर्स मतलब घोड़ी, ठीक है ना, फीमेल हर्स का हाइब्रिड करवाओ, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड करो, किसके साथ, मेल डंकी के साथ। ठीक है, फीमेल हॉर्स को लो, मेल डंकी को लो, उसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करवाओ, एक दूसरे को ट्रांसमिट करो, भेजो, तो जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी हाइब्रिड के द्वारा जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, म्यूल खच्चर बनेगा। यानी खच्चर में ऐसा नहीं है कि खच्चर के मम्मी खच्चर के पापा मिले तो खच्चर बन गया, ऐसा नहीं होने वाला भाई। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है, ये दोनों का प्रजाति लगभग सिमिलर होता है, और ये दोनों जैसे ही हाइब्रिड करता है, इसका कुछ पार्ट इसका कुछ पार्ट दोनों में डाला जाता जब है, तो उसके द्वारा ये म्यूल का प्रोडक्शन होता है। तो ये इसका एक्सेप्शनल केस है भाई मेरे, ये जो है वो इसका क्या है, एक्सेप्शनल केस है। तो अभी हम लोग बेसिकली शॉर्ट में स्टडी किए किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, रिप्रोडक्शन देखा। ठीक है ना, जब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये देखा है कि जो भी म्यूल था, खच्चर था, वो क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड के कारण वो प्रोड्यूस होता है, उसका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये रिप्रोडक्शन का एक एक्सेप्शनल केस था। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट जो छूट रहा था वो आपके सामने मैं जिक्र कर रहा हूं कि अस्टेराइल, एक टर्म होता है अस्टेराइल। अस्टेराइल का मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो यंग वंस प्रोड्यूस करने के कैपेबिलिटी को फॉलो नहीं करते, वही अस्टेराइल कहलाते हैं। अस्टेराइल का मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट फॉर्म यंग वंस, यानी जो यंग वंस को फॉर्म नहीं करते हैं उनको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, अस्टेराइल के नाम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टॉपिक का नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, मेटाबॉलिज्म। पहले इसके बारे में समझिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कंसिक्वेंस, फिर हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, कंसिक्वेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंसिक्वेंस क्या होता है, तो पहले हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसको समझिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, द केमिकल रिएक्शन which occurs inside the cell of a body। एकदम टूटा हुआ डिफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं कि ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ही ना हो। मेटाबॉलिज्म, जैसे आप हंसते हो, आप रोते हो, आप किसी के साथ इमोशनल अटैच होते हो, या आप अपने बॉडी के द्वारा जो भी रिएक्शन को शो करते हो, चाहे वो गर्मी, ठंडा, पसीना निकलना, स्वेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, तो ये जितना भी चीज होता है वो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। और ये केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है, आपके बॉडी के अंदर, कहाँ पे, सेल में। तो द केमिकल रिएक्शन विच आर अकर्स इनसाइड द सेल ऑफ ए बॉडी, यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा कहाँ पे, आपके सेल कहाँ है, आपके बॉडी में, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन विच आर अकर्स इनसाइड द सेल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी उस एक्टिविटी को, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली मेटाबॉलिज्म का दो टाइप होता है। अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म का, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेटाबॉलिज्म का, तो मेटाबॉलिज्म जो है ना वो दो पार्ट से मिलकर बना है। मेटाबॉलिज्म जो है वो कितने पार्ट से मिलकर बना है, दो पार्ट से, जिसमें से एक को बोलेंगे कैटाबॉलिक और एक को हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक। और जब कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक मिलेगा तो क्या बन जाएगा, मेटाबॉलिक, और इसी को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। यानी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या कहलाता है। ठीक है, इसको समझिए। कैटाबॉलिक, कैटा का मतलब कैट का मतलब बिल्ली क्या करती है, काटती है। तो जहां पे कोई भी चीज टूटे, जहां पे कोई भी चीज क्या हो जाए, टूटे, तो टूट के जो आपको एनर्जी मिलेगा उसको कहेंगे कैटाबॉलिक। जैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस, न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम लोग फूड को लेते हैं, फूड टूटता है, आपको एनर्जी मिलता है। यानी कोई चीज टूट के जब आपको एनर्जी मिले, एनर्जी तो दोनों प्रोसेस में मिलेगा, लेकिन एक में टूट के एक में जुट के। जैसे फूड आया, हम लोग माउथ के थ्रू लिए,
अंदर गया, टूटा, बहुत सारा एंजाइम उसको तोड़ा, बहुत सारा बॉडी का पार्ट उसको तोड़ा, ऑर्गन उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद जब आपके बॉडी से एनर्जी मिला, तो एनर्जी मिल रहा है टूटने के बाद ना, तो जब एनर्जी टूटने के बाद मिले उसको बोलेंगे कैटाबॉलिक। और जब बहुत सब सारे सबस्टेंस मिल के और एनर्जी का फॉर्मेशन बनता है, यानी मिल के, यानी क्या हो गया, मिल के। अभी हम बताए ना कि अगर एक घर में 4 भाई है, उसका शादी हो रहा है, तो जो बड़े वाले भाई की औरत होगी ना, वो मिल के रहेगी, यानी वो एनाबॉलिक समझती है। अब जो छोटे वाली भाई की औरत होगी, वो कैटाबॉलिक को सोचती है कि अब सबसे टूट के रहें, अलग होके रहें। तो कैटाबॉलिक आपको क्या समझ में आया कि जैसे कोई भी फूड हो और वो टूट के एनर्जी दे, तो टूटने के बाद जहां पे कोई भी चीज लगातार टूट रहा है, टूटने के बाद जब एनर्जी मिल रहा है तो वो होगा कैटाबॉलिक। और जब कोई भी सबस्टेंस लगातार जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद जब एनर्जी दे रहा है, उसको बोलेंगे एनाबॉलिक। एक एग्जांपल देते हैं जो आपके दिमाग को एकदम फ्रेश कर देगा। जैसे कैटाबॉलिक का एग्जांपल ले लो आप, न्यूट्रिशन। अब जैसे आप अगर न्यूट्रिशन करते हो भाई, तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम लोग फूड को लेते हैं, फूड आया, फूड टूटा, टूट के एनर्जी मिला, टूट के क्या मिला, एनर्जी मिला, दैट मींस कैटाबॉलिक। तो न्यूट्रिशन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिक, ठीक है ना। अब समझो, अगर बात करते हैं एनाबॉलिक का, तो एनाबॉलिक में क्या बोले, सब चीज जोड़ के एनर्जी मिला। सोचो तो क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, और चैट बॉक्स में लिखना। तो इसका एग्जांपल होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई मेरे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट के घर में शादी ब्याह होता है, तो उसके घर में शादी ब्याह होगा तो सब रिलेटिव आएंगे ना, जैसे CO2 आते हैं, ठीक है, उसके बाद सनलाइट आते हैं, क्लोरोफिल आता है, ठीक है, वाटर आता है, तो ये सब मिल के लीफ, और प्लांट में जो सेल होता है उसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। तो एक लीफ में सारा चीज जुटता है, और जुटने के बाद वहां पे फूड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो कहने का मतलब कि सब चीज मिला, और मिलने के बाद सिंपल शुगर ग्लूकोज बनता है। तो एनाबॉलिक का एग्जाम्पल होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे CO2, ठीक है, H2O, ठीक है, फिर उसके बाद सनलाइट, फिर उसके बाद क्लोरोफिल, ठीक है, ये सब चीज मिलता है। मिलने के बाद ये सारा चीज को मिलाने के बाद बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ये सब चीज को मिलाने के बाद ग्लूकोज बन रहा है, डेट मीन्स एनाबॉलिक। और न्यूट्रिशन में फूड टूटने के बाद एनर्जी मिल रहा है, डेट मीन्स कैटाबॉलिक। तो दोनों में एनर्जी मिलता है, एक में टूटने के बाद कैटाबॉलिक और एक में जुटने के बाद एनाबॉलिक। और देन वी कंक्लूड, वी see that the combination of catabolic and anabolic then we called metabolic, and those process which maintain the metabolic process is called metabolism. अब इसमें जो एक अगला टॉपिक है उसको बोलेंगे हम लोग कंसिक्वेंस, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग का क्या बना, कंसिक्वेंस। यानी आपको बेसिकली बताए थे हम कि जब हम लोग अकॉर्डिंग टू NCERT बात करते हैं, तो जो GRMC, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कंसिक्वेंस, इन 4 टॉपिक को जो फॉलो करता है, बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप लोग को क्लियर था। तो कंसिक्वेंस जो करेगा वो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में आएगा। तो ये भी आपका क्या है, कंसिक्वेंस का मतलब आप लोग समझ सकते हो, सेंसिंग विथ इन्वायरमेंट। सेंसिंग विथ इन्वायरमेंट, अगर सेंसिंग विथ इन्वायरमेंट है तो ये क्या है, आपका कंसिक्वेंस है। और कंसिक्वेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो बनेगा वो क्या बनेगा, ह्यूमन बींग्स। वो क्या बनेगा भाई मेरे, ह्यूमन बींग्स बनेगा। अब बेसिकली आप जरा सोचो और बताओ ना, ह्यूमन बींग्स में क्या क्या कंडीशन है। हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, इन्वायरमेंट में अगर चेंजिंग देखते हैं तो अपने अंतर्गत, अपने अनुसार उस चीज को समझते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, ठीक है, ठंडा, गर्म, ठीक है, कोई कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर रिएक्शन देना, मारना, पीटना, बैठना, साथ जो भी चीज होता है, यानी इन्वायरमेंट के कंडीशन को जो चेंज, ठीक है, या फिर किसी भी कंडीशन, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंडीशन को चेंज कहो या फिर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली कहो, ये सारी चीज एक ही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिक्वेंस में आता है, सेल्फ रेगुलेटिंग। क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग, यानी ये जितना भी चीज आपके सामने हम जिक्र कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा कंसिक्वेंस है। यानी इन्वायरमेंट को सेंस करना, यानी सेल्फ रेगुलेट करना, या रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी कहने का मतलब इन्वायरमेंट
सेंसिंग विद इन्वायरमेंट का मतलब क्या, आप इन्वायरमेंट में जो भी घटना घट रहा है उसको सेंस किए फिर उसका रिप्लाई दे रहे हो, ये क्या आपका कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा सेल्फ रेगुलेटिंग, आप बैठे हो आपको ठंडा लग रहा है गर्मी लग रहा है सब चीज आपको महसूस हो रहा है तो आप अपने तरीके से अपने आप को बचाव कर सकते हो, ये सेल्फ रेगुलेटिंग हुआ। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब क्या, कोई तुमको मार दिया तो तुम गांधी जी नहीं ना बनोगे, तुम भी उसके ऊपर जड़ोगे, तो कहने का मतलब वो क्या हो गया, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली हो गया। तो ये जितने भी कंडीशन को आप लोग देख रहे हो ये सारा का सारा क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो अभी बेसिकली हम लोग लिविंग वर्ल्ड में ये जान पाए कि लिविंग क्या होता है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिविंग किसको फॉलो करता है, तो जो जीआरएमसी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्सिक्वेंस, ये 4 टॉपिक को जो फॉलो करता है उसको एनसीईआरटी क्या बोलता है कि ये लिविंग के कैटेगरीज में आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ के बाद अगला टॉपिक में शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमारा व्हाट इज लिविंग और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जीआरएमसी के बारे में कंप्लीट हो चुका था। यानी अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी में टैक्सोनॉमी। टॉपिक है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। चलिए आइए इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कि टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक कहते किसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन सिखाने जा रहा है कि टैक्सोनॉमी होता क्या है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे टैक्सोनॉमी के बारे में समझेंगे। टैक्सोनॉमी होता क्या है, तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी जो है वो एक बायोलॉजी का ब्रांच है। टैक्सोनॉमी है क्या, टैक्सोनॉमी है क्या, तो अभी आपको बता रहे हैं कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी डील्स वी स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अगर मान लो कि किसी इंसान के बारे में जानना है तो आपका उसका पहचान करना होगा, आपके उसके बारे में जानना होगा कि वो क्या क्या चीज है कि जिसके हेल्प से उस इंसान के बारे में जान सके, दैट मींस आइडेंटिफिकेशन। और अगर किसी का नामकरण जानना होगा तो उसका 3 चीज, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, एक लोकल नेम। जैसे मान लो कि कुत्ता, तो कुत्ता को हम लोग डॉग भी बोलते हैं, कुकुर भी बोलते हैं। बंगाल में जाओगे तो लोग उसको कुकुर बोलते हैं, यहाँ पे लोग उसको डॉग या कुत्ता बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम उसका कुछ और है, जैसे फ्रॉग का राना टिग्राना, ह्यूमन बींग्स मैन का होमोसेपियंस। तो कहने का मतलब ये नामकरण है जो बायोलॉजी में दिया गया है। तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम क्या बोल रहे हैं, एक बार इसको ध्यान से देखा जाए, समझा जाए। बायोलॉजी के जिस ब्रांच में आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर और तीसरा क्लासिफिकेशन के बारे में अगर स्टडी करते हो उसको बोलते हो टैक्सोनॉमी। एक बार जल्दी से डिफिनेशन को रिमेंबर करो। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी स्टडी अबाउट। टैक्सोनॉमी जो है वो एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। किसका, तो ये सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसका स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट वी डील्स वी स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे हम क्या क्या बताए, थोड़ा सा इसको माइंडसेट करो। आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी इंसान के बारे में जानना है, जैसे अगर कोई एक बेहतर इंसान है उसके बारे में आपको जानना है, जैसे खान सर एक अच्छे फैकल्टी ग्रुप में आते हैं तो उनके बारे में जानना है, तो उनका क्या आपको जानना पड़ेगा, पहचान कि क्या है, क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये सब चीज क्या हुआ, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, जानकारी है, तो उनके बारे में आपने आइडेंटिफिकेशन पता किया। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, किसी भी चीज का 2-3 नाम होता है ना, जैसे कॉमन नेम, लोकल नेम और एक साइंटिस्ट के द्वारा। अब जैसे तुम चाइना में जाओगे और कहोगे आदमी, मर जाओगे, कुछ भी हुआ रहेगा, समझ में नहीं आएगा वहां के लोगों को। कंडीशन क्या है, क्योंकि उन लोग साइंटिफिक नेम, वहां पे आदमी मनुष्य को कुछ और बोला जाता होगा। तो लोकल नेम आपको याद रखना होगा, कॉमन नेम याद रखना होगा, और एक होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का मतलब एक ऐसा नेम जो हर देश के साइंटिस्ट उस नेम को फॉलो करते हैं, कुछ आए चाहे नहीं है, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैन का साइंटिफिक नेम होता है क्या, होमोसेपियंस। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है क्या, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है क्या, राना टिग्राना। हम लोग ना बोलते हैं मेढक, फ्रॉग को चाइना में, पाकिस्तान में, बेंगलोर या कहीं कहीं कुछ और लोग से लोग बोलता होगा। तो कहने का मतलब 2-3 नाम इसको याद रखना। कॉमन नेम जो लोकल जगह का लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, लोकल नेम वही होता है। और एक नोमेनक्लेचर का मतलब ऐसा नेम जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया हो। अगला होता है क्लासिफिकेशन। भाई बंटवारा तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
अगर मान लो कि एक घर में 4 भाई है, अभी तुरंत बताए थे ना, एक घर में 4 भाई है, चारों भाई का शादी हो गया, तो बड़का भाई की जो औरत आती है वो तो ठीक रहती है, लेकिन जो छोटका भाई की औरत आती है वो ज़्यादा झगड़ालू होती है। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा तुम किसी चीज़ को क्लासिफाइड करोगे ना, उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि चारों भाई में एक चीज़ देखोगे, कुछ समय के बाद दिक्कत होना शुरू होने लगेगा। तो कंडीशन हम लोग क्या करेंगे कि उसका क्लासिफाइड करेंगे, उसका बंटवारा करेंगे। और जितना भी किसी चीज़ को आप बंटवारा करते चलोगे ना, उतना ही आप अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ाई करोगे। जैसे हम आपको कहते हैं कि बाबू एक बच्चा है, उसको नौकरी लेना है, एक बच्चा है बेसिकली उसको नौकरी लेना है, तो क्या वो डायरेक्ट नौकरी का तैयारी करेगा? जी नहीं। 1 क्लास, 2 क्लास, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 12, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद मास्टर्स, फिर उसके बाद अलग अलग फॉर्म भरेगा। तो ये क्या कर रहा है? क्लासिफाइड कर रहा है, अपनी स्थिति को, अपनी चीजों को बांट दिया है। तो आप भी किसी चीज को अगर क्लासिफाइड करके बांट के अगर स्टडी करोगे ना, तो आपका पढ़ाई बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा, सुटेबल होगा। तो इस 3 चीज के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? किसी सिस्टम वाइज। अभी पता है कि आप कोई किसी चीज का पढ़ाई करो तो एक सिस्टम वाइज पढ़ाई करने की कोशिश करो, आदत डालो। तो टैक्सोनॉमी आपका यही हुआ, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। यहां तक तो आपको क्लियर है। अब जैसे हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो एक टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का क्या नाम है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आइए इसको हम लोग देखते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और क्लास 9th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था याद करने के लिए, आज डायरेक्ट माइंड में सेट कर देंगे। ऐसा आपको एक ट्रिक बताएंगे कि आज के बाद कभी इस चीज को आप नहीं भूलोगे। ठीक है, आइए समझते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसी को हम लोग हायरार्कियल ग्रुप। देखो भाई, 2-3 चीज है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका स्कूल का नाम मोहन है, ठीक है, और घर का नाम राजू हो गया, तो कहने का मतलब कि राजू के नाम से आपका ऑफर लेटर आया है जॉब का, ठीक है, और सब कोई आपको मोहन जानता है। तो कहीं ना कहीं दोनों, अगर किसी चीज का 2 या 3 नाम होता है तो सारा नाम के बारे में जानना जरूरी है। उसके चलते अगर उसका नाम उसको नहीं मिलता तो वो उसका ऑफर लेटर जो था वो कहीं और फिर चला जाता। तो याद रखना, जिस चीज का जितना नाम होता है उतना नाम आप याद रखना, कि ताकि क्वेश्चन नहीं फंसे। जैसे हम आपको टैक्सोनॉमी कैटेगरीज बता दिए और एग्जाम में आपका आ गया कि बताइए हायरार्कियल ग्रुप क्या होता है, हायरार्कियल ग्रुप क्या होता है, या हायरार्की क्या होता है, टैक्सोनॉमी का हायरार्की क्या होता है, तो फंस जाएगा ना क्वेश्चन। तो इसी के लिए आप इसको याद रखिए। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का मतलब क्या? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक अलग अलग टैक्सोन है, अलग अलग कैटेगरी है। अब बताओ ना, सोचो ना कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में कितना स्पीसीज है, कितना प्लांट है, कितना एनिमल है, आप कैसे सबके बारे में स्टडी कर पाओगे? ये तो काफी कॉम्प्लेक्सिटी बात है ना। यानी बहुत सारे प्लांट है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्लांट, अलग अलग कॉम्प्लेक्स एनिमल, सिंपल एनिमल, सिंपल प्लांट। तो कहने का मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज है। तो कहीं ना कहीं उनका कुछ एक तरीका होना चाहिए ना, कुछ एक क्लासिफिकेशन का वे होना चाहिए ना, कि जिसके हेल्प से हम लोग बांट के पढ़ सके। और क्लासिफिकेशन आप जितना ज्यादा करोगे, आप क्यों आप अगर स्कूल में पढ़ते हो तो आपको कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? कि आप टीचर के पास जाओ, आप किसी चीज को क्लासिफाइड करो कि सर आप इसको बांट के पढ़ाओ ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब किसी भी चीज को तोड़ के पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। तो यहाँ पे जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको हम अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्या है वो आप लोग याद रखना, अभी तुरंत इसको याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया किंगडम। पहला क्या बताया? किंगडम। यानी इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 ही चीज में बांटते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल, तो एक किंगडम हो गया। तो यही चीज बांटने का तरीका है। पहला किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम, उसके बाद क्या आता है? फाइलम या फिर डिवीजन। अगर वो प्लांट है तो प से प्लांट, प से फाइलम, तो फाइलम प्लांट के लिए होता है, जबकि डिवीजन जो है वो किसके लिए होता है? एनिमल के लिए। डिवीजन किसके लिए होता है? एनिमल के लिए। और फाइलम किसके लिए होता है? प्लांट के लिए। तो बांटने का तरीका क्या बता रहा है? ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। तो पहला क्या बताया? किंगडम, दूसरा क्या बताया? फाइलम या प्लांट। उसके बाद बात कर रहे हैं क्लास, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद जीनस, फिर उसके बाद स्पेसीज। अब इसको कैसे आपको याद रखना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला क्वेश्चन कि टोटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज,
तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि टोटल टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कितने थे, 7 होते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि हायरार्किकल ग्रुप टोटल कितने होते हैं, 7, या टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कितने होते हैं, 7। और सबसे लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होता है, किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्पीसीज। तो इसको याद करने का तरीका आपको रटना है, दो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फाइलम प्लांट, डिवीजन एनिमल। तो याद करो किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्लास में जाओ, ऑर्डर दो किसको, फैमिली को, कि जीन नाम के रेस्टोरेंट में जाइए और स्पाइसी खाना खाइए। ठीक है, तो इस तरीका से आप चीजों को याद कर सकते हो। क्या पता है, किंगडम, फिर फाइलम, डिवीजन, यानी किंगडम के बाद फाइलम, डिवीजन तो बगल में लिख देना, किंगडम, फाइलम, फाइलम के बाद क्या है, क्लास, क्लास में जाना है, ऑर्डर देना है कि फैमिली जितने भी हैं वो जीन नाम के रेस्टोरेंट में जाइए और स्पाइसी खाना खाइए। तो तरीका क्या बना, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये पूरा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या हायरार्किकल ग्रुप हुआ। सबसे लार्जेस्ट किंगडम है और सबसे स्मॉलेस्ट आपका जो क्या है वो स्पीसीज है। अब हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक था, जिस टॉपिक का क्या नाम था, टैक्सोनोमिक एड्स के बारे में। चलिए अब आइए इसको समझिए। अब धीरे धीरे हमारे ये चैप्टर अंतिम कड़ी की ओर जा रहा है। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, तो टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब कि टैक्सॉन या टैक्सोनॉमी को समझने के लिए कुछ हम लोग के पास तरीका चाहिए, कुछ वैसा हेल्प चाहिए कि जिसके चलते हम लोग टैक्सोनॉमी को समझ सके, उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। यानी टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ वैसा हेल्प, कुछ ना कुछ वैसा क्लू जिसके हेल्प से हम लोग टैक्सोनॉमी को समझ सके। यानी द क्लू विच हेल्प्स टू इजिली आइडेंटिफाइड, easily memorable for the taxonomy is called taxonomic aids। टैक्सोनॉमिक एड्स एक प्रकार का ऐसा क्लू है कि जिसके हेल्प से हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में समझ सके, जान सके, पढ़ सके, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। आइए अब इसके बारे में समझिए। टैक्सोनॉमिक एड्स हम लोग 2 रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक पढ़ेंगे हम लोग नॉन लिविंग, एक हम लोग पढ़ेंगे किसका, नॉन लिविंग का। अब इसके बारे में अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किसका, लिविंग के बारे में, ठीक है। अब नॉन लिविंग सबको पता है कि नॉन लिविंग का मतलब होता है ए बायोटिक, और लिविंग का मतलब क्या होता है, बायोटिक। यानी 2 ही सिस्टम है ना, बायोटिक और ए बायोटिक, जो हमारे इकोसिस्टम को इंटरचेंज करता है, ठीक है। अब नॉन लिविंग में क्या क्या आपकी चीजें आएगी जिसके हेल्प से आपको टैक्सोनॉमी समझने में मदद देगा। सबसे पहला आपका आता है हर्बेरियम। सबसे पहले आपका क्या आता है इसमें, हर्बेरियम। दूसरा आपका क्या आता है, म्यूजियम। तीसरा आपका क्या आता है, स्टफ्ड एनिमल। और चौथा जो आता है वो क्या आता है, इंसेक्ट बॉक्स। अब पहले इसको अच्छे से आप समझ लो, देन हम लोग लिविंग बायोटिक के बारे में जानेंगे। यानी ये सब में भी आपको टैक्सॉन मिलेगा, टैक्सोनॉमिक मिलेगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है, ठीक है। आइए हम लोग एक नए स्लाइड को उठाते हैं और फिर हर्बेरियम को समझते हैं। हर्बेरियम का मतलब क्या, कि जितने भी प्लांट, मान लो बेसिकली जितने भी आपके प्लांट है, अगर वो प्लांट आपके डाइड कर गए, यानी प्लांट जो है वो सारे के सारे मर गए, और मरने के साथ साथ वो किस फॉर्म में है, ड्राइड के फॉर्म में। अगर किसी भी प्लांट को हमको ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर किसी भी मरे हुए प्लांट को, मृत हुए प्लांट को, सूखे हुए प्लांट को अगर लंबे समय तक स्टडी करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हर्बेरियम का स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। हर्बेरियम में बेसिकली हम लोग करते क्या है, तो हर्बेरियम में बेसिकली एक इतना बड़ा फॉर्म होता है या इतना बड़ा चार्ट पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी प्लांट डेड प्लांट है और ड्राइड होना चाहिए। अगर कोई भी प्लांट जीवित है, जिंदा है, तब तक तो वो आपको लगभग भीगा होगा, लेकिन अगर प्लांट ड्राइड हो गया, अगर डेड हो गया तो पूरा सूख जाएगा। तो अब ड्राइड प्लांट को तोड़ दो, और तोड़ने के बाद यहाँ पे आप किसी ना किसी ड्राइड प्लांट को, यहाँ पे किसी ना किसी आप ड्राइड प्लांट को ला के पेस्ट कर दो। पहला कभी ये कर दिए। दूसरा, इस प्लांट के बारे में आपको कंप्लीट क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन। यानी प्लांट क्या है,
इसके बारे में जो जो आपको जानकारी मिलता है गूगल विकिपीडिया से छाप दो, डिस्क्रिप्शन लिख दो। डिस्क्रिप्शन के बाद सबसे पहला चीज कि ये कब डेट किया, ये प्लांट कितने तारीख को डेट किया, ठीक है, ये प्लांट कितने तारीख को डेट किया, प्लेस, डेट, ठीक है, फिर से कॉमन नेम, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, कौन इसको कलेक्ट किया तो कलेक्टर नेम, कलेक्टर नेम, ठीक है। ये सारा चीज को इकट्ठित कलेक्ट करके एक बॉक्स के रूप में, एक पेपर के रूप में जब हम लोग इसको लंबे समय तक रखते हैं, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हर्बेरियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। सेशन लंबा समय चलने तक कंट्रोवर्सी लोग थक जाता है। तो हर्बेरियम क्या समझे आप, हर्बेरियम का मतलब आपको यही समझ में आया कि अगर कोई भी प्लांट है, समझो कि प्लांट का तो बहुत सारा स्पेसीज है, अगर कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा भी काम कर रहे हो तो आपके फ्यूचर में जो भी लोग आएंगे वो इस चीज के बारे में जानेंगे, तो कहीं ना कहीं टैक्सोनॉमी को समझने में मदद मिला ना। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी अगर प्लांट डेड कर गया तो डेड प्लांट को हम लोग उठाएंगे, उठाने के बाद हम लोग इसको कहीं पेस्ट करेंगे, इसके बारे में जितना डिटेलिंग है उतना डिटेल दे देंगे, कब डेड किया, कितने तारीख को किया, प्लेस कहां पे किया, कॉमन नेम क्या है, इसका लोकल नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कलेक्टर नेम क्या है, मतलब कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, डिटेल डिस्क्रिप्शन जब हम लोग इसके अंदर दे देंगे तब ये कहीं ना कहीं लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। और ये एक लंबे समय अरसे के बाद जो भी फ्यूचर में लोग स्टडी करेंगे तो उनको समझने में मदद मिलेगा। दैट मीन्स इसी प्रोसेस को बोलते हैं हर्बेरियम। यानी हर्बेरियम एक ऐसा प्रोसेस है जो टैक्सोन, डेड प्लांट, ड्राइड प्लांट को समझने में मदद करता है, जो कि एक लंबे अरसे तक हो जाता है, क्योंकि इस बंद बॉक्स के अंदर सारा डिटेलिंग किया गया होता हो, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। अब आइए सेकेंड चीज, सेकेंड आपका क्या था, हर्बेरियम आपको क्लियर होता हुआ दिखाई दिया। सेकेंड है म्यूजियम। अब यहाँ पे जब हम म्यूजियम का जिक्र कर रहे हैं, देखो भाई, जब यहाँ पे हम लोग म्यूजियम का जिक्र कर रहे हैं तो म्यूजियम में तो दो चीज को रखा जाता है। अभी हम लोग सारा डेड का बात करेंगे, ठीक है ना, नॉन लिविंग का बात करेंगे। तो म्यूजियम में प्लांट को भी रखा जाता है और एनिमल को भी रखा जाता है। प्लांट को किस फॉर्म में रखा जाता है, ड्राइड के फॉर्म में, और एनिमल को जब हम लोग ड्राइड, सूखा के फॉर्म में रखेंगे तो उससे बहुत अजीबो गरीबो स्मेल आना शुरू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एनिमल को वेट के फॉर्म में, भीगा हुए के फॉर्म में रख देंगे, लेकिन एनिमल से ज्यादा बदबू नहीं आए, ठीक है, ज्यादा दुर्गंध ना करे, इसलिए हम लोग उसको HCHO में, HCHO का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में जो भी मरे हुए जानवर हैं, जैसे मरे हुए जानवर का मतलब आप ले लो अर्थवर्म ले लो, क्या ले लो, अर्थवर्म, ठीक है, आप क्या ले लो, फ्रॉग। तो मान लो कि अर्थवर्म और फ्रॉग अगर मर गया तो उसको एक ट्यूब लो, उसको उसमें डाल के, ठीक है, डालने के बाद फॉर्मल्डिहाइड डाल दो कि ताकि वो भीगा हुआ भी रहेगा और उससे दुर्गंध भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इसको करके ऐसे म्यूजियम में रख दो, तो लोग इसको बाद में कंटिन्यूअसली लोग आते जाएंगे ना, तो लोग उसको देखते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको हर चीज जानने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का वहां से नया एक तरीका मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं म्यूजियम में एनिमल के साथ ऐसा करेंगे, जो छोटे मोटे एनिमल होते हैं उनको एक ट्यूब, इस तरीके के ट्यूब में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड और जो भी छोटे मोटे एनिमल उसको डाल देंगे, डाल के बंद करके म्यूजियम में इसको पैक करके रख देते हैं। तो ये तो एनिमल का बात हुआ, वैसा एनिमल जो छोटे मोटे हो और कहीं ना कहीं भींगे हो। अगर ड्राइड प्लांट का बात है तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट डेड कर गए, वो सारे डेड प्लांट को एक जगह कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद एक बड़ा सा पोर्शन देखते हैं, बड़ा सा पोर्शन देखने के बाद वहां पे एक लेयर लगाते हैं, चाहे वो थर्माकोल का हो, और लेयर लगाने के बाद जितने भी प्लांट डेड कर गए उनको एक स्पेसिफाइड रीजन में डाल देते हैं। डालने के बाद शोकेस से बंद कर देते हैं कि ताकि फ्यूचर में लोग उसको देखे तो समझे और जाने कि ये किस प्लांट के बारे में स्टडी किया गया हो, ठीक है ना। और वहां पे कुछ कुछ ऐसा गोली रख देते हैं जिसके हेल्प से वो प्लांट खराब नहीं हो। खराब का मतलब कि एक तो पूरा झड़ के स्टेम बच जाता है, तो उसको मेंटेन रखे। तो ये हो गया म्यूजियम में। म्यूजियम में कभी भी जिंदा जानवर या प्लांट नहीं रहता है, म्यूजियम में मरे हुए प्लांट और एनिमल को रखा जाता है। प्लांट जो होता है वो ड्राइड सूखे फॉर्म में होता है और उसको शोकेस के अंदर बंद कर दिया जाता है
एक स्पेसिफिक रीजन देने के बाद, और एनिमल जो होता है वो भीगा हुआ होता है, और ताकि दुर्गंध नहीं है, खराब स्मेल नहीं है, उसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। और एक छोटा सा ट्यूब में फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन डालने के बाद ऑर्थन फ्रॉग या फिर कोई भी छोटा मोटा एनिमल को हम लोग डाल देते हैं कि ताकि लोग उसको देखने आए तो लोग बहुत सारी चीज को सीखे, समझे और जाने। तीसरा होता है स्टफ्ड एनिमल। अब जैसे बड़ा बड़ा जानवर है तो बड़ा बड़ा जानवर को मार के लाके म्यूजियम में नहीं ना डाल दोगे, अगर डालोगे तो फिर धीरे धीरे दुर्गंध आएगा, वो फिर खराब हो जाएगा, महकने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बड़े बड़े जानवर हो गए, तो ये जो स्टफ्ड एनिमल है ना, यहाँ पे मैं इसको समझाते रहा हूँ। ये जो स्टफ्ड एनिमल है, स्टफ्ड एनिमल में बिग एनिमल्स, ठीक है, लार्ज एनिमल्स, बिग एनिमल्स का मतलब क्या, जैसे एलिफेंट, जैसे क्या हो गया, एलिफेंट हो गया, जैसे क्या हो गया, लायन हो गया, जैसे क्या हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। अब ये सारे एनिमल, जो बड़े बड़े, छोटे छोटे एनिमल को हम लोग म्यूजियम रखेंगे, और जो बड़े बड़े एनिमल हो गए उनको हम लोग स्टफ्ड करते हैं। जैसे हम लोग बेकिंग समोसा खाते हैं ना, बेक्ड समोसा, तो वो स्टफ्ड होता है। या जो भी आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, गुपचुप खाते हैं, तो गुपचुप में क्या होता है, चोखा जो होता है वो स्टफ्ड होता है ना। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों खाते हैं, पाव भाजी, तो उसमें जो भी चोखा होता है क्या होता है, वो स्टफ्ड होता है। तो स्टफ्ड का मतलब होता है डालना कोई भी चीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे बड़े बड़े जानवर मर गए, जैसे हाथी, शेर, बाघ, अगर ये सब मर गए तो क्या करते हैं कि उसके अंदर के जितने भी अतड़ी पतड़ी हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके अंदर का जितना भी पार्ट है, वो सारे पार्ट को निकाल के साइड में फेंक देते हैं, और फिर वहां पे कॉटन या रुआ को क्या करते हैं, स्टफ्ड करके और लाइट के सामने उसको रख देते हैं। और कहीं ना कहीं एक मतलब वैसा कंडीशन होता है कि जिसके चलते उसका बाहर वाला लेयर खराब नहीं हो। तो बाहर से देखने में तो असली लगता है ना, क्योंकि बाहर से तो लेयर है और अंदर सड़े खराब नहीं हो, गले नहीं, उसके लिए उसको हम लोग हटा के उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टफ्ड कर देते हैं, कॉटन, रुआ, ये सारी चीजों को। तो ये होता है स्टफ्ड एनिमल, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, स्टफ्ड एनिमल। इंसेक्ट बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे वेरियस इंसेक्ट को, बहुत सारे हम लोग वेरियस इंसेक्ट को, यानी इंसेक्ट का तो बहुत सारा स्पेसीज है, तो वेरियस इंसेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं जिसको हम लोग इंसेक्ट बॉक्स बोलते हैं, उसमें एक लेयर पूरा थर्माकोल लगाते हैं, और उसके ऊपर वो वही मलमली पेपर जो होता है ना, वेलवेट पेपर, वेलवेट पेपर को उसके ऊपर चिपका देते हैं, और जितने भी ये इंसेक्ट होते हैं उन सारे को एक ऐसे लेयर वाइज में डाल देते हैं, और उसके बारे में जो भी नेमिंग है वहां पे नेमिंग, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम यानी नोमेनक्लेचर लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं मरे हुए प्लांट और एनिमल को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं और इस प्रकार से समझते हैं। तो मरे हुए प्लांट के बारे में आपको लंबे अरसे तक जानना है और उसके बारे में डिटेलिंग, हर्बेरियम पढ़िए, ठीक है। म्यूजियम में प्लांट मिलेगा जो ड्राइड के फॉर्म में, एनिमल जो छोटे मोटे मरे हुए मिलेंगे वो वेट के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, भीगे हुए मिलेंगे, और वो उनको फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखेंगे ताकि वो खराब नहीं हो, ठीक है। स्टफ्ड एनिमल का मतलब क्या, बड़े बड़े एनिमल अगर मर जाते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग कैद करके रखते हैं, तो क्या करते हैं कि उसके अंदर का जितनी भी अतली पतली होती है उसको निकाल के फेंकते हैं, और उसके ऊपर कॉटन को हम लोग स्टफ्ड कर देते हैं, और उसको एक लाइट वाले एरिया में रख देते हैं कि वो एरिया खराब ना हो, ठीक है। और इंसेक्ट बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट, मरे हुए इंसेक्ट को लेते हैं, और जैसे हम लोग इंसेक्ट को लेते हैं तो एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, थर्माकोल, उसके ऊपर वो वेलवेट पेपर चिपका के, और फिर उसके बाद बहुत सारे इंसेक्ट को डाल के उसके ऊपर हम लोग पिन कर देते हैं, ठीक है। पिन करने से वो फिर इंसेक्ट खराब नहीं हो। अब हम लोग बात करते हैं लिविंग बायोटिक में, ठीक है ना। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए, अगर आप लोग को ये लिखना होगा तो आप लोग पीछे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या फिर इसको बैक करके स्किप करके आप लोग अपना देख लेना। लिविंग में भी हम लोग दो बात करते हैं, प्लांट, अगर लिविंग प्लांट को देखना है, लिविंग एनिमल को देखना है, तो छोटे छोटे स्तर पे अगर आपको लिविंग प्लांट को देखना है ना, तो हम लोग के एरिया में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं। प्लांट जहां पे प्लांटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, नर्सरी। तो वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको लिविंग प्लांट दिखाई देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर लिविंग प्लांट को देखना है तो हम लोग बेसिकली नर्सरी का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, नर्सरी का। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिविंग बात कर रहे हैं, तो एक प्लांट और एक क्या होता है, एनिमल। तो प्लांट, जब लिविंग फॉर्म में आपको प्लांट को देखना होगा तो आप लोग कहाँ जाओगे, लिविंग फॉर्म में जब आपको प्लांट को देखना होगा तो आप कहाँ जाओगे। तो इस चीज को समझो, अगर एनिमल को देखना है तो ये तो आपको पता है कि एनिमल को देखने के लिए हम लोग जू में जाते हैं,
एनिमल को देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? जू में। लेकिन अगर प्लांट को देखना है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? तो लिविंग हमको एनिमल के बारे में अगर जानना होगा तो जू में जाएंगे, और लिविंग प्लांट के बारे में अगर जानना होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग जाते हैं बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन में। ठीक है ना भाई? तो अभी हम लोग क्या बात किए कि अगर डेड नॉन लिविंग यानी प्लांट और एनिमल के बारे में जानना होगा तो हर्बेरियम, म्यूजियम, स्टफ्ड एनिमल, इनसाइड बॉक्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर लिविंग प्लांट और एनिमल के बारे में जानना होगा तो लिविंग प्लांट के बारे में जानने के लिए हम लोग बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे, और लिविंग एनिमल के बारे में जानना होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जू में जाएंगे। अब समझिए, सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन जो है जिसका क्या नाम है? क्यू। याद रखिएगा, सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन जिसका क्यू नाम है वो कहाँ पे है? लंदन में है। और इंडिया में जो सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में जो सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पे है? हावड़ा में। वो कहाँ पे है? हावड़ा में है। ठीक है ना? ये आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है। और उसके बाद एक और टर्म है NBRI, इसका मतलब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। ये कहाँ पे है? आपके लखनऊ में। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। अगर आपको बहुत सारे वेरियस स्पीसीज के लिविंग प्लांट आपको अगर देखने होंगे तो आपको बोटेनिकल गार्डन में जाना होगा, और अगर बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े स्तर के और ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज का प्लांट देखने जाना है तो चल जाइए एक बार लंदन क्यू में। ठीक है, क्योंकि क्यू जो है सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, सबसे पहला जो लंदन में स्टेब्लिश्ड है। और अगर इंडिया बात करते हैं तो वो हावड़ा में है। और NBRI का मतलब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? लखनऊ में। और अगर जू के बारे में बात करते हैं तो जू तो हर एरिया में लगभग छोटा बड़ा मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका जू का मतलब एनिमल, यानी आपको अगर लिविंग फॉर्म में एनिमल के बारे में, बहुत सारे एनिमल का स्पीसीज के बारे में देखना है तो आपको कहाँ जाना होगा? जू में। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो टैक्सोनॉमिक एक्ट्स है वो भी एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है की, यानी की का मतलब चाबी, ये भी कोई चीज खोलेगा। ठीक है ना? अगला जो टैक्सोनॉमिक एक्ट्स है उसका क्या नाम है? की। तो हम लोग यहाँ पे की बनाते। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? की हो गया। देखिए, अगला जो हम लोग का टैक्सोनॉमिक एक्ट्स है वो क्या है? की। अब इस की में आपको क्या समझना है, यानी कहीं ना कहीं ये जो की है वो भी आपको टैक्सोनॉमी को समझने में मदद करेगा। अब बेसिकली इस की में होता क्या है इसके बारे में जानो। की में क्या होता है कि एक कपलेट होता है। की में क्या होता है? एक कपलेट होता है, और एक कपलेट में, ठीक है, 2 सेंटेंस होता है। जैसे ये की हो गया तो की में कपलेट हो गया। अब इस कपलेट में क्या होता है? 2 सेंटेंस, S1 और S2। तो ये 2 आपका सेंटेंस हो गया। और इस दोनों सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। लीड, और इसको भी क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। यानी दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस जो होगा वो आपका सही होगा और एक क्या होगा? गलत होगा। जो सही होगा उसी सेंटेंस पे अगला जो है वो कपलेट मैच करेगा, फिर उसका जो सही होगा वो अगला कपलेट उससे मैच करेगा। जैसे जस्ट फॉर वी टेक एग्जांपल, ठीक है, हम लोग एक प्लांट लिए। अब ये प्लांट जो है इसमें 2-3 काम किए। क्या किए कि प्लांट में ये येलो फ्लावर है। ये प्लांट में क्या है? येलो फ्लावर है। और उसके बाद इसका जो लीफ है वो ग्रीन है, लेकिन वो बहुत छोटा है, सिकुड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिए सेंटेंस, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस, जिसमें से एक करेक्ट होगा एक इनकरेक्ट होगा। सेंटेंस को हम लोग लीड बोलेंगे, दोनों को मिला के कपलेट होगा। तो इसमें पहला सेंटेंस जो है कि प्लांट हैव ग्रीन, चाहे फ्लावर के बारे में जिक्र कर लो। फ्लावर हैव ग्रीन कलर, और एक है फ्लावर हैव रेड कलर। तो अब इस डायग्राम को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? फ्लावर का क्या कलर? क्या दोनों तो गलत ही बोल दिए ना, एक को तो सही लेना पड़ेगा ना, येलो ले लो। ठीक है ना? क्या बोल रहा है कि फ्लावर हैव येलो कलर, फ्लावर हैव रेड कलर।
तो ये फ्लावर जो है वो किस कलर का है, येलो, तो येलो वाला सही है। तो जब ये सेंटेंस सही है तो इसके ऊपर लिखा रहेगा गो टू 3 और इसके ऊपर लिखा रहेगा गो टू 5। मतलब 3 का मतलब कि आप स्टेटमेंट 3 पे जाइए। अब यहाँ पे रहेगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तो यहाँ पे 3 का ए और 3 का बी। फिर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, जिसमें 3A और 3B में ये दिया रहेगा कि जो प्लांट है वो उसका लीफ छोटा है और एक प्लांट का लीफ बड़ा है। तो इसमें प्लांट का लीफ क्या छोटा है, तो दे हैव अ स्मॉल लीव्स, दे हैव अ स्मॉल लीव्स। और एक में रहेगा दे हैव लार्ज लीव्स। तो अब बताइए ये 3 गो टू 3 गो टू 5, तो सही वाला सीक्वेंस कौन था 3। तो जब हम लोग 3 में आ गए तो यहाँ पे 2 है, तो दे हैव अ स्मॉल लीव्स, तो इसमें क्या है लीफ छोटा है, तो ये वाला सही है। तो इस पे आपको दिया रहेगा ऑप्शन गो टू 4, तो 4 में आपका 2 सेंटेंस दिया रहेगा। तो कहीं ना कहीं सही 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 से पकड़िएगा तो एक टैक्सोन के बारे में ही ना पता चल रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है, की के बारे में मैंने क्या बताया कि की में एक कपलेट होता है, एक कपलेट में 2 सेंटेंस होता है, प्रत्येक सेंटेंस को लीड बोलते हैं, एक करेक्ट फॉर्म में होता है, एक इनकरेक्ट फॉर्म में होता है। करेक्ट फॉर्म को पकड़िएगा तो अगला कपलेट में है उसी का सीक्वेंस मिलता है, उसमें भी एक करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे से करते करते बहुत सारे करेक्ट सीक्वेंस को हम लोग पहचान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमको टैक्सोनॉमी को समझने में मदद करता है, यानी ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, टैक्सोनॉमिक एड्स है। तो हमने टैक्सोनॉमिक एड्स भी बहुत तरीके का पढ़ लिया, यानी अब ये चैप्टर कहीं ना कहीं एकदम अंतिम कगार पे है। और हम लोग जिस वादा के मुताबिक काम किए थे कि हम लोग एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन लेके आएंगे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर का, वो हम लोग का पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग का जो अब लास्ट टॉपिक बच गया था इस चैप्टर का, जिसका नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया था और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। देखिए बाई का मतलब होता है 2, यानी 2 कॉमन वर्ड है इसमें। अगर हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर बेसिकली प्लांट या फिर एनिमल का, तो इसमें 2 कॉमन वर्ड होगा। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है साइंटिफिक, क्या होता है, साइंटिफिक नेम, क्या होता है, साइंटिफिक नेम। ठीक है ना, तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है साइंटिफिक नेम और बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 कॉमन वर्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बाई का मतलब 2 कॉमन वर्ड और नोमेनक्लेचर का मतलब साइंटिफिक नेम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये फंसता है कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसके द्वारा गया था, तो ये दिए थे कार्लस लिनेवस के द्वारा ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टर्म दिया गया था। और ये जो साइंटिस्ट थे ना कार्लोस लिनेवस, इनको 2 से बहुत ज्यादा ही प्यार था। ठीक है ना, और जब आप क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर का स्टडी करते हो तो उसमें एक चीज देखिएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया है किसके द्वारा, तो वो कार्लस लिनेवस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। तो कार्लस लिनेवस जो साइंटिस्ट थे उनको 2 से बहुत ज्यादा ही प्रेम था, मोहब्बत था। तो आप लोग क्या करना कि अगर कभी भी बायोलॉजी में 2 वाला अगर साइंटिफिक नेम पूछे, साइंटिस्ट का नेम पूछे, तो आप लोग ज्यादातर उतना टर्म याद रहता नहीं है, तो आप लोग कार्लस लिनेवस को टिक कर देना। तो अभी हम लोग बेसिकली जिक्र क्या कर रहे थे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब 2 कॉमन वर्ड का साइंटिफिक नेम होता है, कार्लोस लिनेवस के द्वारा दिया गया था। और ये एक इतने अच्छे साइंटिस्ट थे कि जब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का खोज कर रहे थे तो ये एक बुक भी लिखे थे। ये क्या किए थे, एक ये बुक भी लिखे थे जिनका नाम था साइंटिफिक नेचुरा, यानी साइंटिफिक नेचुरा, ए लास्ट में होता है। ठीक है ना, साइंटिफिक नेचुरा के बारे में ये एक अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर ये अपने थ्रू दिए थे, ये बुक में भी वो जिक्र किए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या रूल था, क्या रेगुलेशन था जिसके हेल्प से हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे जस्ट फॉर वी टेक एग्जांपल, अगर हम लोग मैंगो का बात कर रहे हैं तो मैंगो क्या होता है, तो मैंगो होता है कॉमन नेम। लोकल नेम इसका क्या होता है, तो लोकल नेम इसको बोलते हैं आम या फिर इसको रसफल। ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं। अगर इसका हम लोग साइंटिफिक नेम का जिक्र करेंगे तो साइंटिफिक नेम क्या होता है मैंगो का, आप लोगों को पता होगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा क्या होता है, मैग्नीफेरा
मैग्नीफेरा इंडिका। देखिए हमने 2-3 चीज पे फोकस आउट किया। पहला चीज कि बहुत सारे आज के समय में भी किताब में कुछ गलतियां रहती हैं, वो क्या रहती है आप यहाँ पे देखना। यहाँ पे पहला चीज की लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होगा, पहला चीज इसको आप हटा दीजिए। लोग देते हैं देंगे, ठीक है, जब जैसा तब वैसा वाला स्थिति है, तो आप यहाँ पे दे भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अगर बेसिकली नोमेनक्लेचर को हम लोग फॉलो करेंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट वर्ड होता है और ये जो सेकंड वर्ड होता है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप अगर रूल के बारे में जिक्र करोगे तो रूल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। रूल क्या है, पहला चीज कि पहला वर्ड का जो ये पहला लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा। देखिए बाइनोमियल है ना, 1 1 2 तो कॉमन वर्ड है, तो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है, और दूसरा वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होता है। भाई मेरे इस चीज को ध्यान दोगे, ठीक है ना। जब आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करोगे तो 2 तो नेम आपको दिखेगा, तो जो पहला वर्ड का पहला लेटर वो कैपिटल होगा और जो दूसरा वर्ड का पहला लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल। तो रूल नंबर 1 में फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका क्या होगा, कैपिटल होगा, और सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। तीसरा चीज, नो गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड, यानी इन दोनों वर्ड के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप भी नहीं होगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर होता हुआ दिखाई दिया। आगे करते हैं। जब हम लोग आगे करेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये दिया किसके द्वारा गया था, कार्लोस लिनेवस के द्वारा ना। तो एक चीज पे ध्यान देना कि आज के समय में अगर किसी भी प्लांट या एनिमल का जब हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में लीन भी दे देते हैं। चलो भाई, साइंटिस्ट का भी वैल्यू देना जरूरी है ना। तो यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका लीन, क्योंकि इस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो हम लोग लास्ट में इस टर्म को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ये बात बाकी आपकी इच्छा, ठीक है ना। चलो आगे करते हैं। तो 2 और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा। वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको बुक में प्रिंट किया हुआ मिलता है तो वो इटालिक फॉर्म में होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात है, इटालिक फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के आदी होगे तो उसमें 3 वर्ड होता है, एक होता है बोल्ड, एक होता है इटालिक, एक होता है अंडरलाइन। तो कहने का मतलब कि अगर प्रिंट फॉर्म में होगा, अगर नोमेनक्लेचर प्रिंट फॉर्म में होगा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ाई कर रहे हो तो ये हमारा बात को गौर करना, ध्यान देना कि अगर आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कर रहे हो, ठीक है, तो प्रिंट फॉर्म में ही आपका इटालिक लैंग्वेज में वो लिखा होगा। दूसरा चीज कि आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को राइट अप कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उस केस में वो क्या होगा कि जो भी नाम होगा, जैसे नाम हमने क्या लिखा, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, ये हमने गैप नहीं दिया, थोड़ा सा हल्का सा अलग किया कि ताकि वो पता चले, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसमें क्या होगा कि आपको अंडरलाइन देना होगा, ठीक है। एक चीज को ध्यान दे दिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं और यहां पे ही बता देते हैं। ये जो पहला नाम होता है वो जीनस होता है और ये जो GNUS, ठीक है, और दूसरा नाम जो होता है वो स्पेसिस इपिथेट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार फिर हम यहां पे भी जिक्र कर दे रहे हैं कि ये जो पहला नेम है वो क्या बताता है, जीनस के बारे में, और ये जो दूसरा नेम है वो आपको बताता है स्पेसिस इपिथेट के बारे में। तो कहीं ना कहीं हमारा ये कंप्लीट हुआ आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैंने किस चीज के बारे में जिक्र किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर हम लोग लिखते हैं तो बाई का मतलब 2 कॉमन वर्ड से मिलके बना होगा, नोमेनक्लेचर का मतलब साइंटिफिक नेम। ये हमने एग्जांपल लिया, पहला वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा। पहला जो है जीनस के बारे में बताता है, जबकि दूसरा जो है वो स्पेसिस के बारे में बताता है। बहुत सारे रूल को हम लोग देखें, ये किसके द्वारा दिया गया था, कार्लोस लिनेवस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और जब खुद से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो
जो भी नेम होगा उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, और जब प्रिंट फॉर्म में बुक में मिलता है तो इटालिक फॉर्म में होगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख लो, फ्रॉग का नोमेनक्लेचर करोगे तो उसका नाम होता है राना टिग्राना, दो नेम है। अगर हम लोग मैन क्या करते हैं तो क्या होता है, होमो सेपियंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये आज का कंप्लीट हुआ वन शॉट रिवीजन महा मैराथन, जो अपकमिंग नीट के बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, मदद होगा। आप लोग इस चीज को जरूर देखेंगे, समझेंगे, और एनसीईआरटी का कवरिंग पूरे टॉपिक के बारे में हम लोग देखे हैं। तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो।